जय हिंद साथियों। इंडियन एजुकेशन स्टडी में आपका स्वागत है। आइए हम दोस्तों जानते हैं सब्जेक्टिव प्लूशन से केमिस्ट्री से छठा अध्याय जो कि ऑक्सीकरण एवं अवकरण के संबंध में। तो दोस्तों हम जानेंगे इस वीडियो में ऑक्सीकरण एवं अवकरण के संबंध में। अगर हम बात करें दोस्तों ऑक्सीकरण का, तो ऑक्सीकरण जो है दोस्तों विद्युत ऋणात्मक परमाणु या मूलक का अनुपात बढ़ना या धन आवेश का बढ़ना या इलेक्ट्रॉन का दोस्तों त्याग करना ही क्या ऑक्सीकरण कहलाता है। तो ऑक्सीकरण क्या हो जाएगा दोस्तों? विद्युत ऋणात्मक परमाणु या मूलक का अनुपात बढ़ना या धन आवेश का बढ़ना या दोस्तों इलेक्ट्रॉन का त्याग जो है ऑक्सीकरण कहलाता है। जैसे कि Na क्या हो जाएगा, Na बराबर Na प्लस प्लस ई क्या है, ऑक्सीकरण है। और फिर Fe प्लस प्लस तीर का निशान दिया हुआ, फिर क्या हो जाएगा Fe प्लस 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 क्या हो जाएगा ई ऑक्सीकरण। अवकरण है दोस्तों, अवकरण की अगर हम बात करें तो विद्युत ऋणात्मक परमाणु या मूलकों के अनुपात का बढ़ जाना या दोस्तों घट धन आवेश या धन आवेश का घट जाना दोस्तों, ये क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना ही क्या अवकरण कहते हैं। अवकरण की हम बात करें क्या हो जाएगा, Cu प्लस 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 2E का निशान क्या हो जाएगा Cu जो कि अवकरण हो जाएगा, और Cl2 प्लस 2E तीर का निशान 2Cl माइनस क्या हो जाएगा अवकरण। अब है दोस्तों रेडॉक्स अभिक्रिया। अगर हम दोस्तों बात करें रेडॉक्स अभिक्रिया का, तो ऑक्सीकरण अवकरण की क्रियाएं साथ साथ होती है, अर्थात जब एक पदार्थ इलेक्ट्रॉन त्याग करता है तो दूसरा उसे ग्रहण करता है दोस्तों, और उसे ही क्या कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। अब है दोस्तों अवकरण। अगर हम बात करें अवकारक का, तो अवकारक दोस्तों जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है, अर्थात जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, उसे ही दोस्तों अवकारक कहते हैं। कुछ प्रमुख अवकारक हैं H2 CO H2S SO2 C SnCl2 आदि। अब है दोस्तों ऑक्सीकारक। अगर हम बात करें दोस्तों ऑक्सीकारक का, तो जिस पदार्थ का अवकरण होता है, अर्थात जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, उसे ही ऑक्सीकारक कहते हैं दोस्तों। कुछ प्रमुख ऑक्सीकारक हैं O2 O3 Ha2O2 NHO3 HNO3 KMNO4 K2Cr2O7। सबसे प्रबल जो है ऑक्सीकारक एजेंट फ्लोरीन है। तो दोस्तों सबसे प्रबल ऑक्सीकारक एजेंट क्या हो जाएगा, तो फ्लोरीन हो जाएगा। ऑक्सीकारक दोस्तों ऑक्सीकारक एवं अवकरक दोनों जैसा आचरण करने वाला पदार्थ है, वह है हाइड्रोजन सल्फाइड जिसका सूत्र रहता है H2S। उसके बाद हाइड्रोजन पेरा ऑक्साइड जिसका सूत्र हो जाएगा H2O2। फिर नेक्स्ट हो जाएगा दोस्तों सल्फर डाइऑक्साइड SO2। उसके बाद नाइट्रस अम्ल हो जाएगा जिसका सूत्र है HNO2। अब है दोस्तों ऑक्सीकरण संख्या। अगर हम बात करें दोस्तों ऑक्सीकरण संख्या का, तो किसी तत्व की ऑक्सीकरण संख्या वह संख्या है जो किसी अणु या आयन में उस परमाणु पर आवेशों की संख्या को बताती है दोस्तों। यदि उस अणु या आयन से शेष सभी परमाणुओं को संभावित आयनों के रूप में अलग कर दिया जाए, जैसे Mn की ऑक्सीकरण संख्या KMnO4 में, तो KMnO4 बराबर क्या हो जाएगा, +1 प्लस एक्स प्लस क्या होगा -8 इक्वल टू 0। तो x बराबर इसको x हो जाएगा 7 हो जाएगा x बराबर, यानी कि दोस्तों KMnO4 में Mn की ऑक्सीकरण संख्या कितना, तो 7 होता है। तो दोस्तों KMnO4 में Mn की ऑक्सीकरण संख्या कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 7 हो जाएगा। और हाइपोक्लोरस अम्ल में क्लोरीन की ऑक्सीकरण अवस्था दोस्तों +1 होता है। तत्वों में स्वतंत्र या असंयुक्त दशा में प्रत्येक परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या दोस्तों 0 होती है। केवल एक परमाणु वाले आयनों में परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या उस आयन में स्थित आवेश का मान है दोस्तों। जैसे Na+ आयन की ऑक्सीकरण संख्या +1 है दोस्तों। सभी क्षार धातुओं
कि उन यौगिकों में ऑक्सीकरण संख्या +1 होती है तथा सभी क्षारीय मृदा धातुओं की ऑक्सीकरण संख्या +2 होती है दोस्तों। एल्युमिनियम एल्युमिनियम की उसके यौगिकों में ऑक्सीकरण की संख्या सामान्यतः +3 मानी जाती है। अधिकांशतः यौगिकों में दोस्तों ऑक्सीजन में ऑक्सीकरण की संख्या -2 होती है। उसके बाद उसके जो है दो अपवाद है, जैसे पैरा ऑक्साइड तथा सुपर ऑक्साइड। पैरा ऑक्साइड जैसे H2O2 कोमा हो जाएगा NO2O2 में प्रत्येक ऑक्सीजन परमाणु ऑक्सीकरण संख्या -1 है। सुपर ऑक्साइड जैसे कि O2 कोमा RbO2 में प्रत्येक ऑक्सीकरण परमाणु के लिए ऑक्सीकरण संख्या क्या होगा, तो 1/2 हो जाएगा। यह अपवाद बहुत दुर्लभ है, जैसे कि ऑक्सीजन हाइफ्लूराइड OF2 या ऑक्सीजन हाइफ्लूओराइड O2F2 जैसे यौगिकों में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या +2 तथा +1 है। सभी यौगिकों में दोस्तों फ्लोरीन की ऑक्सीकरण संख्या -1 होती है। तो दोस्तों सभी यौगिकों में फ्लोरीन की जो ऑक्सीकरण संख्या कितना हो जाएगा, -1। यौगिकों में हैलाइड आयनों के अन्य हैलोजन जैसे Cl, Br तथा I की ऑक्सीकरण संख्या -1। फ्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन तथा आयोडीन जब ऑक्सीजन से संयोग करते हैं दोस्तों, तो इनकी ऑक्सीकरण संख्या धनात्मक होती है। उदाहरण के लिए ऑक्सी अम्ल तथा अनॉक्सी जो है दोस्तों, अनॉक्सी एनायनों में हो जाएगा। यौगिकों में सभी परमाणुओं की ऑक्सीकारक संख्याओं का बीजीय योग दोस्तों 0 होता है। यानी कि यौगिकों में सभी परमाणुओं की ऑक्सीकारक संख्याओं का बीजीय जो है दोस्तों योग क्या हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा। बहुपरमाणुक आयनों में इसके सभी परमाणुओं की ऑक्सीकरण संख्या का बीजीय योग जो है दोस्तों उस आयन के आवेश के बराबर होता है। इस तरह दोस्तों CO2 हॉल 2 में तीनों ऑक्सीजन तथा एक कार्बन परमाणु की ऑक्सीकरण संख्याओं के योग -2 ही है दोस्तों। और हम बात करें दोस्तों किसी तत्व के परमाणु की उच्चतम ऑक्सीकरण संख्या आवर्त सारणी में दोस्तों आवर्त में सामान्यतः बढ़ती जाती है। तीसरे आवर्त में ऑक्सीकरण संख्या 1 से 7 तक दोस्तों बढ़ जाती है। यहाँ तत्व का दिया है, वर्ग दिया है और 1 2 13 14 15 फिर 16 या 17 यहाँ दिया हुआ है। जैसे OF2 में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण अवस्था दोस्तों धनात्मक 2 होती है, +2। ऑक्सीकारक की हम बात करें दोस्तों, ऑक्सीकारक का तो वह पदार्थ जो किसी दूसरे पदार्थ की ऑक्सीकरण संख्या बढ़ा देती है, उसे ही दोस्तों ऑक्सीकारक कहते हैं। अब दोस्तों अवकारक की हम बात करें तो वह पदार्थ जो किसी दूसरे पदार्थ की ऑक्सीकरण संख्या को घटा देता है, उसे दोस्तों रिडक्टेंस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रिडक्टेंस। अब है दोस्तों ऑक्सीकरण। अगर हम बात करें दोस्तों ऑक्सीकरण का तो वह अभिक्रिया जिसमें किसी परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या का मान बढ़ जाता है, उसे दोस्तों ऑक्सीकरण कहते हैं। अवकरण की अगर हम बात करें तो दोस्तों वह अभिक्रिया जिसमें किसी परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या घट जाती है, उसे क्या कहते हैं? अवकरण कहते हैं। तो ये ऑक्सीकरण था और अवकरण। इसके साथ ही दोस्तों छठा जो अध्याय है केमिस्ट्री का यहाँ पर समाप्त होता है। अगर दोस्तों ये वीडियो पसंद है कृपया इसे लाइक करें, चैनल पर अगर आप नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में अवश्य शेयर करें। थैंक यू। जय हिंद साथियों, इंडियन एजुकेशन स्टडी में आपका स्वागत है। आइए हम दोस्तों जानते हैं सब्जेक्टिव इवोल्यूशन से 7वां अध्याय जो कि केमिस्ट्री का है, और 7वां अध्याय अम्ल, भस्म और लवण के संबंध में जानेंगे दोस्तों। तो ये अध्याय में हम जानेंगे अम्ल, भस्म एवं लवण के संबंध में। अम्ल की अगर हम बात करें दोस्तों, अम्ल जिसको इंग्लिश में एसिड कहते हैं, तो दोस्तों अम्ल वे यौगिक पदार्थ हैं। अम्ल वे यौगिक पदार्थ हैं जिसमें हाइड्रोजन प्रतिस्थापक के रूप में दोस्तों रहता है। अब दोस्तों आरहेनियस के अनुसार, अगर हम अम्ल की परिभाषा की हम बात करें आरहेनियस के अनुसार, तो दोस्तों आरहेनियस के अनुसार अम्ल एक ऐसा यौगिक है जो जल में घुलकर H+ आयन देता है दोस्तों। तो जल में घुलकर क्या देता है? H+ आयन। अब नेक्स्ट है दोस्तों बोरेनस्टेड एवं लॉरी सिद्धांत के अनुसार अम्ल क्या है? तो दोस्तों बोरेनस्टेड एवं लॉरी सिद्धांत के अनुसार अम्ल दोस्तों वह पदार्थ है जो किसी दूसरे पदार्थ को
प्रोटॉन प्रदान करने की दोस्तों क्षमता रखता है। अब है दोस्तों लुईस इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत के अनुसार, अगर हम बात करें लुईस इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत के अनुसार, तो दोस्तों अम्ल वह यौगिक है जिसमें इलेक्ट्रॉन की एक निर्जन जोड़ी स्वीकार करने की प्रवृत्ति होती है दोस्तों। और अम्ल की अगर हम बात करें दोस्तों, तो अम्ल जो है स्वाद में खट्टे होते हैं। और हम बात करें दोस्तों अम्ल का जलीय विलयन, तो नीले लिटमस को लाल कर देता है। तो दोस्तों अम्ल का जलीय विलयन क्या करता है, नीले लिटमस को लाल कर देता है। हम जान लेते हैं दोस्तों कुछ प्राकृतिक अम्ल है और उसके प्राकृतिक स्रोत। जैसे कि सिरका, तो सिरका में दोस्तों एसिटिक अम्ल पाया जाता है। तो सिरका में कौन सा अम्ल, एसिटिक अम्ल पाया जाता है। संतरा और नींबू, इसमें दोस्तों सिट्रिक अम्ल, तो संतरा और नींबू में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। इमली और अंगूर में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है दोस्तों। दही या खट्टा दूध में ही दोस्तों लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। चींटी जब डंक मारता है तो उसमें मेथेनोइक अम्ल होता है। तो चींटी के डंक में मेथेनोइक अम्ल, और बिच्छू के डंक में भी दोस्तों मेथेनोइक अम्ल ही पाया जाता है। बिच्छू बिच्छू की हम बात करें नेटॉल, तो इसमें दोस्तों भी दोस्तों मेथेनोइक अम्ल ही पाया जाता है। और दुर्गंध युक्त मक्खन में दोस्तों ब्यूटाइरिक अम्ल पाया जाता है। ब्यूटारिक अम्ल दुर्गंध युक्त मक्खन में पाया जाता है। अम्ल के उपयोग की अगर हम बात करें दोस्तों, तो अम्ल जो है खाने के काम में कुछ अम्ल का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि खट्टे दूध में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। सिरका एवं अचार में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। सोडा वाटर तथा अन्य पेय पदार्थ जिसमें दोस्तों कार्बोनिक अम्ल पाया जाता है। और अंगूर टार्टरिक अम्ल, सेब में मैलिक अम्ल, नींबू और नारंगी में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। बैंकिंग पाउडर बनाने में दोस्तों टार्टरिक अम्ल का प्रयोग करते हैं। तो बैंकिंग पाउडर बनाने में किसका प्रयोग, टार्टरिक अम्ल का प्रयोग करते हैं। अब है दोस्तों अम्ल का दूसरा जो है प्रयोग हो जाएगा, खाना पचाने में HCl का उपयोग करते हैं। खाना पचाने में HCl का। HNO3, दोस्तों HNO3 का प्रयोग सोना व चांदी के शुद्धिकरण में किया जाता है। और लोहा पर जस्ते की परत चढ़ाने से पहले, लोहा पर जस्ते की परत चढ़ाने के पहले लोहा को साफ करने में दोस्तों H2SO4 एवं HNO3 का प्रयोग किया जाता है। कपड़े से जंग के धब्बे हटाने के लिए, दोस्तों कपड़े से जंग के धब्बे हटाने के लिए ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग करते हैं। और फोटोग्राफी में भी दोस्तों इसका ही प्रयोग करते हैं। अब दोस्तों कुछ अम्लों का प्रबलता की हम बात करें घटते क्रम में, तो HCl, उसके बाद HNO3, फिर H2SO4, फिर जो है CH3COOH। अब है दोस्तों अम्लराज, अगर हम बात करें अम्लराज जिसको इंग्लिश में एक्वारेजिया कहते हैं। यह जो है 3:1 के अनुपात में सांद्रण हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सांद्रण नाइट्रिक अम्ल का ताजा मिश्रण होता है दोस्तों अम्लराज। और यह सोना और प्लेटिनम को भी गलाने में समर्थ है बिल्कुल अम्लराज। एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि सोना और चांदी को किस में गलाया जा सकता है, तो ये जो है अम्लराज में गल जाता है सोना और चांदी। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि दोस्तों HCl, इसको म्यूरिएटिक अम्ल कहते हैं। क्या कहते हैं, म्यूरिएटिक अम्ल। एवं सल्फ्यूरिक अम्ल यानी कि H2SO4, इसको दोस्तों ऑयल ऑफ विट्रियोल कहते हैं। HCl एक खनिज अम्ल है दोस्तों। तो दोस्तों HCl क्या है, तो HCl जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है एक खनिज अम्ल है। H2SO4 ऑयल ऑफ विट्रियोल कहते हैं। और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जिसको HCl कहते हैं दोस्तों, इसको जो है म्यूरिएटिल कहते हैं, म्यूरिएटिक कहते हैं। हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल, दोस्तों हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल जिसको HF से प्रदर्शित करते हैं, तो यह जो है कांच में दोस्तों घुलनशील है। बेंजोइक अम्ल दोस्तों दवा बनाने में काम आता है। बेंजोइक अम्ल दवा बनाने में। आमाशयी ग्रंथि के द्वारा दोस्तों हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का क्या होता है, स्राव होता है। चींटी के काटने पर त्वचा में दोस्तों फॉर्मिक अम्ल प्रविष्ट हो जाता है। इसे बेअसर करने के लिए त्वचा पर नम बेकिंग सोडा दोस्तों लगाया जाता है। एथेनोइक अम्ल को ग्लेशियन एसिटिक, एथेनोइक अम्ल को ग्लेशियल एसिटिक अम्ल के रूप में जाना जाता है, क्योंकि दोस्तों यह ठंडी जलवायु में क्या होता है, जम जाता है। अब है दोस्तों भस्म, अगर हम बात करें भस्म का, तो दोस्तों ऐसा यौगिक, भस्म जो है ऐसा यौगिक जो अम्ल से प्रतिक्रिया कर लवण एवं जल देता है, उसे ही दोस्तों भस्म कहते हैं। बॉन्स्टेड लॉरी के सिद्धांत के अनुसार, बॉन्स्टेड लॉरी के सिद्धांत के अनुसार दोस्तों वह यौगिक जिसमें प्रोटॉन ग्रहण करने की क्षमता हो, उसे दोस्तों भस्म कहते हैं। और लुईस इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत के अनुसार, लुईस इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत के अनुसार वह यौगिक दोस्तों जिसमें इलेक्ट्रॉन की एक निर्जन जोड़ी प्रदान करने की क्षमता होती है, उसे ही दोस्तों भस्म कहते हैं।
भस्म दो प्रकार के होते हैं दोस्तों। तो भस्म कितने प्रकार का हो जाएगा? एक होता है जल में विलय भस्म और दूसरा है जल में अविलय भस्म। तो दोस्तों जल में विलय भस्म की अगर हम बात करें तो वैसा भस्म तो जल में विलय भस्म, वैसा भस्म दोस्तों जो जल में विलय हो उसे क्षार कहते हैं और यह दोस्तों लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है तथा स्वाद में कड़वा होता है, जैसे पोटेशियम हाइड्रो ऑक्साइड यानी KOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH। अब है दोस्तों जल में अविलय भस्म। अगर हम बात करें जल में अविलय भस्म का तो ये अम्ल के साथ प्रतिक्रिया कर लवण एवं जल बनाते हैं दोस्तों, लेकिन क्षार के साथ अन्य गुण प्रदर्शित नहीं करते, जैसे ZNO, Cu हॉल OH2, FeO और Fe2O3। कुछ प्रमुख भस्म का उपयोग है दोस्तों, जैसे कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। दोस्तों कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इसका सूत्र होता है Ca हॉल OH2। इसका जो प्रयोग हो जाएगा दोस्तों घरों में चूना पोतने में, घर के जो चूना पोतने में प्रयोग करते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। गाढ़ा एवं प्लास्टर बनाने में भी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग करते हैं। ब्लीचिंग पाउडर बनाने में, चमड़ा के ऊपर का बाल साफ करने में भी कैल्शियम ऑक्साइड का ही प्रयोग करते हैं दोस्तों। जल को मृदु बनाने में, फिर अम्ल के जलन पर मरहम पट्टी करने में भी दोस्तों कैल्शियम ऑक्साइड का ही प्रयोग करते हैं। अब है दोस्तों कास्टिक सोडा, जिसको सोडियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। दोस्तों इसको साबुन बनाने में, पेट्रोलियम जो है साफ करने में, दवा बनाने में, कागज एवं कपड़ा बनाने में और कारखाना को साफ करने में दोस्तों कास्टिंग सोडा या सोडियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग करते हैं। अब है दोस्तों मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया या मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जैसे Mg हॉल OH2, यह पेट की दोस्तों अम्लता को दूर करने में प्रयोग किया जाता है। शराब पीकर गाड़ी चलाने वाले ड्राइवरों यानी शराब पीकर गाड़ी चलाने वाले ड्राइवरों की जांच करने के लिए पुलिस को द्वारा प्रयुक्त श्वसन विश्लेषण अम्ल क्षार अभिक्रिया के आधार पर ही करते हैं दोस्तों। अगर कोई चालक है जो गाड़ी चला रहा है तो उसके द्वारा शराब पीने की, चूंकि वो शराब पिया है या नहीं पिया इसकी जांच करने के लिए पुलिस को द्वारा एक विश्लेषण किया जाता है, इसको क्या कहते हैं? श्वसन विश्लेषण अम्ल क्षार अभिक्रिया। अब है दोस्तों लवण, जिसको इंग्लिश में साल्ट बोलते हैं। तो लवण जो है दोस्तों अम्ल एवं भस्म की प्रतिक्रिया के फलस्वरूप लवण एवं जल बनते हैं। जैसे दोस्तों NaOH प्लस HCl, इसको अगर प्रतिक्रिया कराएंगे तो NaCl प्लस H2O यानी कि जल और क्या बन जाएगा? जल एवं लवण बन जाएगा। दोस्तों कुछ प्रमुख लवण है जिसका जो हम देखते हैं उपयोग। तो सबसे पहले दोस्तों NaCl यानी साधारण नमक का ही दोस्तों सूत्र है NaCl, जिसका रासायनिक नाम है दोस्तों सोडियम क्लोराइड। तो साधारण नमक, रासायनिक नाम सोडियम क्लोराइड और सूत्र हो जाएगा दोस्तों NaCl। खाने के रूप में इसका प्रयोग करते हैं। आचार के परिरक्षण में भी दोस्तों साधारण नमक जिसका सूत्र NaCl है इसका प्रयोग करते हैं। अब है दोस्तों खाने का सोडा या सोडियम बाइकार्बोनेट। तो खाने के सोडा को जो रासायनिक नाम है, इसका रासायनिक नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट। सूत्र हो जाएगा दोस्तों NaHCO3। इसका दोस्तों पेट की अम्लता को दूर करने एवं अग्निशामक यंत्रों में इसका प्रयोग करते हैं। तीसरा हो जाएगा दोस्तों धोवन सोडा या सोडियम कार्बोनेट, जैसे Na2CO3 10H2। दोस्तों कपड़ा इसका प्रयोग करते हैं। तो कपड़ा धोने में सोडियम कार्बोनेट, जिसका दोस्तों यह जो है सोडियम कार्बोनेट, धोवन सोडा का दोस्तों यानी कपड़ा धोने वाला जो सोडा है उसका रासायनिक नाम है सोडियम कार्बोनेट। अब है दोस्तों कास्टिक सोडा। दोस्तों अगर हम बात करें कास्टिक सोडा, इसका रासायनिक नाम हो जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो कास्टिक सोडा रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोक्साइड, सूत्र हो जाएगा दोस्तों NaOH और इसका प्रयोग अपमार्जक का चूर्ण बनाने में करते हैं दोस्तों। अब है पोटेशियम नाइट्रेट यानी जिसका सूत्र हो जाएगा KNO3, बारूद बनाने में प्रयोग करते हैं दोस्तों पोटेशियम नाइट्रेट का। अब हम बात करते हैं दोस्तों pH स्केल की। दोस्तों pH जो स्केल है इसमें pH का फुल फॉर्म पावर ऑफ हाइड्रोजन हो जाएगा दोस्तों, पावर ऑफ हाइड्रोजन। किसी विलयन की अम्लता या क्षारीयता को प्रयुक्त करने के लिए दोस्तों pH मापदंड का प्रयोग करते हैं। pH बराबर माइनस लॉग बड़ी कोष्ठ H प्लस हो जाएगा दोस्तों। अर्थात किसी विलयन में हाइड्रोजन आयनों के सांद्रण के विक्रम के लघु गणक को ही दोस्तों उस विलयन का pH मान कहते हैं। किसी विलयन का pH मान दोस्तों 7 से कम होने पर वह विलयन अम्लीय होता, यानी कि दोस्तों किसी भी विलयन के pH मान 7 से अगर कम होगा तो वह क्या होगा? अम्लीय। और किसी विलयन का pH मान अगर 7 से अधिक हो तो दोस्तों वह क्षारीय हो जाएगा। अगर 7 हो जाए तो क्या हो जाएगा? वह उदासीन हो जाएगा। दोस्तों
1909 ईस्वी पीएच स्केल का मान जो दिया था ये सोरेनसन ने दिया था, यानी कि सोरेनसन के द्वारा दिया गया था। कुछ महत्वपूर्ण जो दोस्तों यहाँ पदार्थ दिया हुआ और उसका पीएच वैल्यू दिया हुआ था, आइए जानते हैं बारी बारी से। जैसे दोस्तों समुद्री जल, तो समुद्री जल का जो पीएच मान 8.4 होता है, तो समुद्री जल का पीएच मान 8.4। रक्त यानी ब्लड का पीएच मान 7.4 हो जाएगा। लार का पीएच मान 6.5, दूध का दोस्तों 6.4, मूत्र का पीएच मान 6 हो जाएगा मूत्र का, शराब का दोस्तों 2.8 जो है पीएच मान, और सिरका का 2 और नींबू का जो पीएच मान दोस्तों 2.2 हो जाएगा। हमारा जो शरीर है दोस्तों, हमारा शरीर वह दोस्तों 7 से 7.8 पीएच परास के बीच काम करता है। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हमारा जो मानव का जो शरीर है वह कहाँ से कहाँ तक पीएच मान की जो है परास के बीच कार्य करता है, तो 7 से 7.8 के बीच। जीवित प्राणी केवल संकीर्ण पीएच परास पर ही दोस्तों जीवित रह पाते हैं। वर्षा के जल का दोस्तों पीएच मान 5.6 से कम होता है तो वह अम्लीय वर्षा कहते हैं। अम्लीय वर्षा यानी पीएच मान 5.6 से कम। पीएच परिवर्तन के कारण दंत क्षय, दोस्तों पीएच परिवर्तन के कारण दंत क्षय की अगर हम बात करें तो मुंह का पीएच मान दोस्तों 5.5 से कम होने पर दांतों का क्षय प्रारंभ होता है। तो दोस्तों मुंह का पीएच मान कितना से कम होने पर दांतों का क्षय प्रारंभ होता है, यह हो जाएगा 5.5। दांतों का एनामेल, दोस्तों ये जो एनामेल है मानव शरीर का सबसे कठोर जो है पार्ट होता है एनामेल। तो दांतों का एनामेल कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है। तो दांतों का एनामेल किसका बना होता है? कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है, जो शरीर का सबसे कठोर पदार्थ है दोस्तों। और यह जो है जल में नहीं घुलता है, लेकिन दोस्तों मुंह की पीएच का मान 5.5 से कम होने पर संक्षारित होने लगता है। तो दोस्तों 7वां जो अध्याय यहाँ पर समाप्त होता है। अगर ये वीडियो दोस्तों पसंद आया तो कृपया इसे लाइक करें, चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और दोस्तों अपने दोस्तों में शेयर करें ये वीडियो को। थैंक यू। जय हिंद साथियों, इंडियन एजुकेशन स्टडी में आपका स्वागत है। आइए हम दोस्तों जानते हैं सब्जेक्टिव प्लूसेंट से केमिस्ट्री का 8वां अध्याय जो कि विलयन के संबंध में जानेंगे। तो ये दोस्तों 8वां अध्याय होगा, विलयन के संबंध में है। विलयन की हम अगर बात करें विलयन की, तो विलयन जो है दो या दो से अधिक पदार्थों के समांग मिश्रण है। तो विलयन क्या है दोस्तों? विलयन जो है दो या दो से अधिक पदार्थों का समांग मिश्रण है, जिसमें किसी निश्चित ताप पर विलय और विलायक की आपेक्षिक मात्राएं एक निश्चित सीमा तक निरंतर परिवर्तित हो सकती है दोस्तों। किसी बिलियन में विलय के कणों की त्रिज्या दोस्तों 10 पर इनवर्स 7 सेंटीमीटर से कम होती है। अतः इन कणों को सूक्ष्मदर्शी द्वारा भी नहीं देखा जा सकता है। विलयन अस्थायी एवं पारदर्शक होता है। दोस्तों विलयन क्या होता है? अस्थायी भी होता है और क्या होता है? एक पारदर्शक भी होता है विलयन। विलय और विलायक, अगर हम बात करें विलय और विलायक का, तो विलयन में जो पदार्थ अपेक्षाकृत अधिक मात्रा में होता है उसे विलायक कहते हैं, तथा जो पदार्थ कम मात्रा में उपस्थित हो रहते हैं उसे दोस्तों विलय कहते हैं। जिस विलायक का डाइलेक्ट्रिक नियतांक जितना अधिक होता है, जिस विलायक का डाइलेक्ट्रिक नियतांक जितना अधिक होता है वह उतना ही अच्छा विलायक माना जाता है दोस्तों। जल का डाइलेक्ट्रिक नियतांक का मान अधिक होने के कारण इसे सार्वत्रिक विलायक भी कहते हैं दोस्तों। विलयन के प्रकार की हम बात करें तो विलयन के कुछ प्रकार है, जैसे कि ठोस के विलयन तो मिश्र धातु के प्रकार है, और जैसे कि पीतल जो कि तांबा में जस्ता का जो है विलयन हो जाएगा। ठोस में द्रव का विलयन तो थैलियम में पारा का विलयन हो जाएगा। फिर है ठोस में गैस का विलयन तो कपूर में वायु का विलयन, ये एग्जाम्पल हो जाएगा। द्रव में ठोस का विलयन का एग्जाम्पल हो जाएगा पारा में लेड का विलयन, और द्रव में द्रव का विलयन तो जल में एल्कोहल का विलयन। तो इनकी क्या है, जल भी द्रव है और एल्कोहल भी क्या है, द्रव है। ये जो है द्रव में द्रव का विलयन का एग्जाम्पल है। द्रव में गैस का विलयन हो जाएगा जल में कार्बन डाइऑक्साइड का विलयन। गैस में ठोस का विलयन धुआं, वायु में आयोडीन का विलयन हो जाएगा। और गैस में द्रव का विलयन जो है कोहरा, बादल, अमोनिया गैस का जल में विलयन हो जाएगा। गैस में गैस का विलयन हो जाएगा दोस्तों वायु, जैसे कि गैसों का मिश्रण है, इस एग्जाम हो जाएगा। अब दोस्तों विलायक का उपयोग,
अगर हम बात करें विलायक के उपयोग का, तो विलायक का उपयोग औषधि के निर्माण में, निर्जल धुलाई में, पेट्रोलियम, बेंजीन, इत्थर जैसे विलायकों में इसका प्रयोग किया जाता है। और फिर इत्र निर्माण में और अनेक प्रकार के पेय और खाद्य पदार्थ के निर्माण में भी विलायक का उपयोग करते हैं। अब है संतृप्त विलयन। तो संतृप्त विलयन जो है किसी निश्चित ताप पर किसी निश्चित ताप पर बना ऐसा विलयन जिसमें विलय पदार्थ की अधिकतम मात्रा घुली हुई हो, उसे ही दोस्तों उसे ही संतृप्त विलयन कहते हैं। अब है दोस्तों असंतृप्त विलयन। अगर हम बात करें असंतृप्त विलयन की, तो किसी निश्चित ताप पर बना ऐसा विलयन जिसमें विलय पदार्थ की और अधिक मात्रा उस ताप पर घुलाई जा सकती है, उसे ही असंतृप्त विलयन कहते हैं। अति संतृप्त विलयन की अगर हम बात करें दोस्तों, अति संतृप्त विलयन, तो ऐसा संतृप्त विलयन जिसमें विलय की मात्रा उस विलयन को संतृप्त करने के लिए आवश्यक विलय की मात्रा से अधिक खुली हुई हो, उसे ही अति संतृप्त विलयन कहते हैं। अब है दोस्तों विलयता। अगर हम बात करें विलयता का, तो किसी निश्चित ताप और दाब पर 100 ग्राम विलायक में घुलने वाली विलय की अधिकतम मात्रा को ही उस विलय पदार्थ की विलायक में विलयता कहते हैं। विलयता का सूत्र हो जाएगा दोस्तों, विलयता का जो सूत्र हो जाएगा, ये हो जाएगा विलय की मात्रा बटे विलायक की मात्रा और गुना 100। किसी पदार्थ की विलायक में विलयता विलायक तथा विलय की प्रकृति पर, ताप और दाब पर निर्भर करती है। विलयता पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है जानते हैं। तो विलयता पर ताप के प्रभाव की हम बात करें, तो सामान्यतः ठोस पदार्थों की विलयता ताप बढ़ने से बढ़ती है। तो दोस्तों सामान्यतः ठोस पदार्थ की विलयता जो है ताप के बढ़ाने से क्या होगा, बढ़ जाएगा। कुछ ठोस पदार्थों की विलयता ताप बढ़ाने से घटता है, जैसे सोडियम सल्फेट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम नाइट्रेट, यानी कुछ जो पदार्थ हैं उसकी विलयता ताप बढ़ाने से क्या हो जाएगा, घट जाएगा। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा सोडियम सल्फेट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम नाइट्रेट। किसी द्रव में गैस की विलयता ताप बढ़ने से घटती है दोस्तों। विलयन पर दाब का प्रभाव, अगर हम बात करें विलयन पर दाब के प्रभाव का, तो दाब बढ़ाने पर द्रव में गैस की विलयता बढ़ती है। विलयन का सांद्रण, अगर दोस्तों हम बात करें विलयन की सांद्रता का, तो किसी विलायक यानी विलयन की इकाई मात्रा में उपस्थित विलय की मात्रा को का सांद्रण कहते हैं। जिस विलयन में विलय की पर्याप्त मात्रा घुली रहती है, उसे सांद्र विलयन कहा जाता है। और जिसमें विलय की कम मात्रा घुली रहती है, उसे तनु विलयन कहा जाता है। सभी तनु विलयन असंतृप्त विलयन होते हैं। सभी तनु विलयन क्या होता है, तो असंतृप्त विलयन होते हैं। जो विलयन जितना ही अधिक तनु होता है, वह उतना ही अधिक असंतृप्त होता है दोस्तों। अब है दोस्तों परिक्षेपण। अगर हम बात करें परिक्षेपण का, तो जब किसी पदार्थ के कण, परमाणु, अणु या आयन दूसरे पदार्थ के कणों के इर्द गिर्द छितरा दिए जाते हैं, तो यह क्रिया परिक्षेपण कहलाती है दोस्तों। पहले पदार्थ को परिक्षेपित पदार्थ और दूसरे पदार्थ को परिक्षेपण माध्यम कहा जाता है। परिक्षेपण के फलस्वरूप दो प्रकार के पदार्थ बनते हैं। तो परिक्षेपण के जो फलस्वरूप है, कितने प्रकार के पदार्थ बनते हैं, कुल 2 प्रकार का। पहला हो जाएगा विषमांग पदार्थ। पहला क्या हो जाएगा दोस्तों, विषमांग पदार्थ, जो कि निलंबन एवं कोलाइड हो जाएगा। दूसरा है स्वमांग पदार्थ, वास्तविक विलयन। अब है निलंबन। तो निलंबन की अगर हम बात करें दोस्तों, तो इसमें परिक्षेपित कणों का आकार 10⁻³ सेंटीमीटर से 10⁻⁴ सेंटीमीटर या इससे अधिक होता है। इन्हें आँखों से देखा जा सकता है। तो निलंबन इसे आँखों से देखा जा सकता है। इसके कण छन्ना पत्र को आर पार नहीं आ जा सकते हैं और यह अस्थायी होते हैं। इनके कणों में परिक्षेपण माध्यम से अलग हो जाने की प्रवृत्ति पाई जाती है। उदाहरण के लिए नदी का गंदा पानी, वायु में धुआं आदि इसका जो है निलंबन का एग्जाम्पल है। अब है कोलाइट। अगर हम बात करें दोस्तों कोलाइट का, तो इसमें जो परिक्षेपित कणों का आकार हो जाएगा 10.5 सेंटीमीटर से लेकर 10.7 सेंटीमीटर के बीच होता है।
और इसके कणों को नग्न आंखों की सहायता से नहीं देखा जा सकता, बल्कि सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा जा सकता है। तो कोलाइडी कण को किस प्रकार से देखते हैं? तो सूक्ष्मदर्शी की सहायता से, इसे नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता। इसके कण छन्ना पत्र के आर पार आसानी से आ जा सकते हैं, लेकिन चम्र पत्र से नहीं निकल सकते। इसके कणों में परिक्षेपण माध्यम से अलग हो जाने की बहुत कम प्रवृत्ति पाई जाती है दोस्तों, जैसे कि दूध, गोंद, रक्त, स्याही आदि। अब है दोस्तों कोलाइड के विभिन्न प्रकार। अगर हम बात करें कोलाइड के विभिन्न प्रकार का, तो जैसे पहला है सोल। सोल की अगर हम बात करें तो वैसा कोलाइड जिसमें ठोस कण द्रव में परिक्षेपित होते हैं, उसे ही सोल कहा जाता है। रबड़ के दस्तानों का निर्माण विद्युत लेपन द्वारा रबड़ सोल से ही किया जाता है दोस्तों। जेल की अगर हम बात करें तो वैसा कोलाइड, जेल यानी वैसा कोलाइड जिसमें ठोस कण द्रव में समान रूप से परिक्षेपित तो होते हैं, परंतु उनमें प्रवाह जो है नहीं होती है, उसे ही जेल कहलाती है। जेली और जिलेटिन इसका क्या है? मुख्य एग्जाम्पल है। एरोसोल की अगर हम बात करें दोस्तों, एरोसोल तो किसी गैस में किसी गैस में द्रव या ठोस के कणों का परिक्षेपण एरोसोल कहलाता है। जब परिक्षेपित कण ठोस होता है तो ऐसे एरोसोल को धुआं यानी कि स्मॉग कहा जाता है, और जब परिक्षेपित पदार्थ द्रव होता है तो ऐसे एरोसोल को कोहरा कहा जाता है। नोट में दिया हुआ है जैसे कि जब परिक्षेपण का माध्यम जल, अल्कोहल, बेंजीन हो। जब परिक्षेपण का माध्यम क्या हो? जल, अल्कोहल और बेंजीन हो, तो कोलाइडों को क्रमशः हाइड्रोसोल, अल्कोहल, बेंजोसोल कहते हैं। अब है दोस्तों पायस। पायस की अगर हम बात करें, जिसको इम्यूल्सन कहते हैं, तो जब किसी कोलाइड में एक द्रव के सारे कण दूसरे द्रव के सारे कणों में परिक्षेपित हो जाते हैं, लेकिन घुलते नहीं हैं, तो ऐसे कोलाइड को पायस कहते हैं। पायस बनाने की प्रक्रिया को पायसीकरण कहते हैं। तो दोस्तों पायसीकरण किसको कहते हैं? तो पायस बनाने की जो प्रक्रिया होती है उसको पायसीकरण कहते हैं। दूध एक प्राकृतिक पायस। दूध क्या है दोस्तों? तो दूध जो है एक प्राकृतिक पायस है, जबकि पेंट एक कृत्रिम पायस। पेंट क्या है? कृत्रिम पायस है। दूध क्या है? एक प्राकृतिक पायस। कार लीवर तेल जिसमें जल के कण तेल में परिक्षेपित होते हैं, वे भी पायस के ही एग्जाम्पल है। और सबसे बड़े पैमाने पर पायसीकरण के रूप में साबुन और डिटर्जेंट का प्रयोग किया जाता है। और इनकी पायसीकरण की प्रकृति कपड़ों को धोने में सहायता प्रदान करती है। पायसी कारकों का प्रयोग अयस्कों के सांद्रण में भी किया जाता है। अब है झाग। तो झाग जो है द्रव में गैस का परिक्षेपण झाग कहलाता है, और ये साबुन से उत्पन्न होते हैं। तो झाग किसे? साबुन से उत्पन्न होता है। अब है वास्तविक विलयन। तो दोस्तों वास्तविक विलयन की अगर हम बात करें तो इनके कण आणविक आकार वाले होते हैं। तो वास्तविक जो है विलयन, इसके कण कैसे होते हैं? तो आणविक आकार वाले होते हैं, अर्थात इनके कणों का आकार 10^7 सेंटीमीटर से लेकर 10^8 सेंटीमीटर तक होते हैं। इनके कण छन्ना पत्र के आर पार आसानी से आ जा सकते हैं। सबसे अस्थायी और पारदर्शक होता है, आंख तथा सूक्ष्मदर्शी से भी नहीं दिखाई देते हैं। कौन? तो वास्तविक विलयन के कण। अब है दोस्तों अपोहन यानी कि डायलिसिस। अपोहन की अगर हम बात करें तो कोलाइडी विलयन को वास्तविक विलयन से पृथक करने की प्रक्रिया को अपोहन कहलाते हैं। अर्थात इस विधि द्वारा कोलाइडी विलयन को ही शुद्ध किया जाता है। तो अपोहन को कोलाइडी विलयन से क्या करते हैं? शुद्ध करते हैं। अब है ब्राउनी गति। और हम बात करें दोस्तों ब्राउनी गति का, तो कोलाइडी विलियन के कण लगातार इधर उधर भागते रहते हैं, और इसे ब्राउनी गति कहते हैं। यह गति कोलाइड कणों की प्रकृति पर निर्भर नहीं करती। कण जितने ही सूक्ष्म होते हैं तथा माध्यम की श्यानता उतने ही कम होती है, एवं ताप जितना ही अधिक होता है, यह गति उतनी ही तेज होती है। अब है दोस्तों स्कंदन। अगर हम बात करें स्कंदन का, तो जब कोलाइडी विलयन में कोई विद्युत अपघटय मिलाते हैं तो कोलाइडी कणों का आवेश उदासीन हो जाता है और उसका अवक्षेपण हो जाता है, इसे ही स्कंदन कहते हैं। वास्तविक विलयन और
कोलाइडी विलयन में कुछ अंतर दिया हुआ है। तो एक तरफ वास्तविक विलयन है और एक तरफ क्या है, कोलाइडी विलयन। तो वास्तविक विलयन में पदार्थ यानी कि विलय के कणों का आकार व्यास जो इसका 10 पर 7 से क्या होता है, कम होता है। जबकि कोलाइडी विलयन में पदार्थ विलय के कणों का आकार 10 पर 7 से 10 पर 5 सेंटीमीटर के बीच होता है। दूसरा है वास्तविक विलयन है, जो है तो वास्तविक विलयन, इस पदार्थ के कण हर अवस्था में अदृश्य होते हैं, अदृश्य यानी दिखाई नहीं देते। हालांकि कोलाइडी जो विलयन है, कोलाइडी कणों के उत्पन्न प्रकाश परिकिरण को अल्ट्रा माइक्रोस्कोप के द्वारा देखा जा सकता है। तो कोलाइडी को क्या है, माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। जबकि वास्तविक विलयन जो है, इसमें पदार्थ के कण प्रकाश के परिकिरण नहीं करते हैं। हालांकि कोलाइडी में क्या होता है, यह कण प्रकाश का परिकिरण करते हैं। वास्तविक विलयन, इस विलयन का परासरणी दाब अधिक होता है। हालांकि कोलाइडी विलयन जो है, इसका दोस्तों परासरणी दाब अपेक्षाकृत क्या होता है, कम होता है। और फिर वास्तविक जो है विलयन हो जाएगा, इसके समांग और एकांक प्रावस्था वाला होता है। हालांकि कोलाइडी जो है यह विषमांक और 2 प्रावस्था वाला होता है। अब है दोस्तों टिंडन प्रभाव। अगर हम बात करें टिंडन प्रभाव का, तो जब किसी कोलाइडी विलयन में तीव्र प्रकाश गुजारते हैं, तो इसके लंबवत रखे सूक्ष्मदर्शी से देखते हैं तो कोलाइड कण काली पृष्ठभूमि में आल्पिन की नोक की भांति चमकने लगते हैं और इसे टिंडन प्रभाव कहते हैं। इसे ही क्या कहते हैं, टिंडन प्रभाव। टिंडन प्रभाव के कारण प्रकाश का परिकिरण, तो प्रकाश के परिकिरण किस प्रभाव के कारण है, तो टिंडन प्रभाव के कारण। अब है बफर विलयन। अगर हम बात करें दोस्तों बफर विलयन का, तो वह विलयन जो कि अम्ल या क्षार की साधारण मात्राओं को अपनी प्रभावी अम्लता या क्षारता में पर्याप्त परिवर्तन किए बिना अवशोषित कर लेता है, तो इसे बफर विलयन कहते हैं। जैसे सोडियम एसिटिक अम्ल का मिश्रण एक प्रभावी बफर है जब उसे पानी में विलीन किया जाता है। तो अब है दोस्तों विलयन का रंग। अगर हम बात करें विलयन के रंग का, तो जैसे कि इसका सूचक जो है मिथाइल ऑरेंज जो है अम्लीय विलयन है, इसका गुलाबी। क्षारीय विलयन हो जाएगा पीला और उदासीन में क्या होगा, नारंगी। लिटमस की हम बात करें लिटमस, तो अम्लीय हो जाएगा लाल, क्षारीय नीला, उदासीन बैगनी। और फिनोल्फथेलिन इसका अम्लीय रंगहीन होगा, क्षारीय गुलाबी और उदासीन रंगहीन। तो यहाँ दोस्तों 8वां जो अध्याय यहाँ पर समाप्त होता है। अगर दोस्तों ये वीडियो पसंद आए तो कृपया इसे लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद साथियों, इंडियन एजुकेशन स्टडी में आपका स्वागत है। आइए हम दोस्तों जानते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन से केमिस्ट्री का 10वां अध्याय जो कि ईंधन से संबंधित है। तो दोस्तों ईंधन की अगर हम बात करें, जिसको इंग्लिश में फ्यूल कहते हैं, तो ईंधन वह पदार्थ है जो हवा में जलकर बगैर अनावश्यक उत्पाद के ऊष्मा उत्पन्न करता है, उसे ही क्या ईंधन कहते हैं। एक अच्छे ईंधन के निम्नलिखित गुण होने चाहिए। तो कुछ गुण होते हैं दोस्तों अच्छे ईंधन के। वो क्या है, वह सस्ता एवं आसानी से उपलब्ध होने चाहिए। यानी कि अच्छे जो ईंधन है, अच्छा ईंधन, वह जो है सस्ता होनी चाहिए और आसानी से उपलब्ध होनी चाहिए। दूसरा जो पॉइंट हो जाएगा, उसका ऊष्मीय मान उच्च होना चाहिए। तीसरा हो जाएगा जलने के बाद उसमें अधिक मात्रा में अवशिष्ट पदार्थ नहीं बचनी चाहिए। चौथा हो जाएगा जलने के दौरान या जलने के बाद कोई भी हानिकारक पदार्थ नहीं उत्पन्न होनी चाहिए। पांचवा हो जाएगा दोस्तों उसका परिवहन आसान होनी चाहिए। और नेक्स्ट जो है छठा, उसका जलन नियंत्रण भी होना चाहिए। और सातवां जो उसका प्रज्वलन ताप निम्न होनी चाहिए। नेक्स्ट है दोस्तों जिस न्यूनतम ताप पर कोई पदार्थ जलना शुरू करता है उसे उस पदार्थ या प्रज्वलन या ज्वलन ताप कहते हैं दोस्तों। अब है ईंधन का ऊष्मीय मान। अगर हम बात करें ईंधन का ऊष्मीय मान का, तो किसी ईंधन का ऊष्मीय मान ऊष्मा की वह मात्रा है। दोस्तों किसी भी ईंधन का ऊष्मीय जो मान है, ऊष्मा की वह मात्रा है जो उस ईंधन के 1 ग्राम को वायु या ऑक्सीजन में पूर्णतः जलाने के पश्चात प्राप्त होती है। किसी भी अच्छे ईंधन का ऊष्मीय मान अधिक होनी चाहिए। किसी भी अच्छे जो ईंधन है उसका ऊष्मीय मान क्या होना चाहिए, अधिक होना चाहिए। सभी ईंधनों में हाइड्रोजन का ऊष्मीय मान सबसे अधिक होता है, परंतु सुरक्षित भंडारण की सुविधा नहीं होने कारण
उपयोग आमतौर पर इसका नहीं करते हैं दोस्तों। हाइड्रोजन का उपयोग रॉकेट ईंधन के रूप में, तो हाइड्रोजन का जो है उपयोग रॉकेट ईंधन के रूप में तथा उच्च ताप उत्पन्न करने वाले जालकों में किया जाता है। हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन भी कहते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण यह टॉपिक है कि हाइड्रोजन को क्या कहते हैं, भविष्य का ईंधन। अब है अपस्फोटन या ऑक्टेन संख्या। तो ऑक्टेन संख्या जो है, इसकी अगर हम बात करें तो कुछ ईंधन ऐसे होते हैं जिनका वायु मिश्रण का इंजनों के सिलेंडर में ज्वलन समय के पहले हो जाता है, जिससे ऊष्मा पूर्णतः कार्य में परिवर्तित ना होकर धात्विक ध्वनि उत्पन्न करने में नष्ट हो जाती है दोस्तों। और यही जो है धात्विक ध्वनि अपस्फोटन कहलाती है। ऐसे ईंधन जिनका अपस्फोटन अधिक होता है उपयोग के लिए उचित नहीं माने जाते। अपस्फोटन कम करने के लिए ऐसे ईंधनों में अपस्फोट रोधी यौगिक मिला दिए जाते हैं, जिससे उनका अपस्फोटन कम हो जाता है। सबसे अच्छा अपस्फोटन रोधी यौगिक जो है टेट्रा एथिल लीड, क्या है, तो टेट्रा एथिल लीड अपस्फोटन को ऑक्टेन संख्या के द्वारा व्यक्त करते हैं। तो दोस्तों अपस्फोटन को किसके द्वारा व्यक्त किया जाता है, तो ऑक्टेन संख्या के द्वारा। किसी ईंधन जिसकी ऑक्टेन संख्या जितनी अधिक होती है उसका जो है अपस्फोटन उतना ही कम होता है तथा वह उतना ही उत्तम ईंधन माना जाता है। अब है ईंधन का वर्गीकरण। और हम बात करें ईंधन के वर्गीकरण का तो भौतिक आधार पर ईंधन को निम्न प्रकार में बांटा गया। ईंधन, ठोस ईंधन, फिर गैस ईंधन और द्रव ईंधन। तो ईंधन क्या हो गया, ठोस, द्रव और गैस। ठोस ईंधन में लकड़ी, कोयला, चारकोल और कोक आदि आते हैं, जबकि गैसीय ईंधन में प्राकृतिक गैस, कोल गैस, प्रोड्यूसर गैस और गोबर गैस सब आ जाएगा। और द्रव ईंधन में पेट्रोल, स्प्रिट, डीजल, ईथर, किरासन और एल्कोहल, ये सब दोस्तों द्रव ईंधन में आ जाएगा। कोयला, अगर हम बात करें कोयला का तो कार्बन की मात्रा के आधार पर कोयला को 4 भाग में बांटा गया। तो कोयला को कितने प्रकार में बांटा गया है, कुल 4 प्रकार में कोयला को बांटा गया है। तो 4 प्रकार की कोयला, इसमें पहला क्या है, पीट है। पीट कोयला, इसमें कार्बन की मात्रा 50 से 60% तक ही होती है। तो दोस्तों पीट कोयला में कार्बन की मात्रा कितना, तो 50 से 60%। इसे जलाने पर अधिक राख और धुआं निकलता है और यह सबसे निम्न क्वालिटी के कोयला है, यानी कि निम्न कोटि का कोयला इसे माना जाता है। दूसरा है दोस्तों लिग्नाइट कोयला। लिग्नाइट कोयला जिसे भूरा कोयला भी कहते हैं, क्योंकि इसका रंग जो है भूरा रंग का होता है। और लिग्नाइट कोयला में कार्बन की मात्रा 65 से 70% तक होती है। तो लिग्नाइट कोयला में कार्बन की मात्रा 65 से 70% तक होती है और इसे भूरा कोयला कहते हैं। इसमें जलवाष्प की मात्रा अधिक होती है। नेक्स्ट है दोस्तों बिटुमिनस कोयला। बिटुमिनस कोयला इसे मुलायम कोयला कहते हैं। तो बिटुमिनस कोयला क्या कहते हैं, मुलायम कोयला कहते हैं। और इसका उपयोग घरेलू कार्यों में होता है बिटुमिनस का। इसमें कार्बन की मात्रा 70 से 85% तक होती है। अब है दोस्तों एंथ्रासाइट कोयला। अगर हम बात करें एंथ्रासाइट कोयला का तो यह कोयले की सबसे उत्तम क्वालिटी, यानी कि सबसे उच्च जो है कोटि का कोयला कौन सा है, एंथ्रासाइट में एंथ्रासाइट है, जिसमें कार्बन की मात्रा 85 से भी अधिक % पाया जाता है। अब है दोस्तों द्रव ईंधन। तो लिक्विड फ्यूल, पेट्रोल, डीजल, किरासन तेल, एल्कोहल, स्प्रिट सभी जो है दोस्तों द्रव ईंधन के ही एग्जाम्पल। असंतृप्त कार्बनिक यौगिक धुएं वाली पीली लो के साथ जलती है। अब है दोस्तों गैसीय ईंधन। अगर हम बात करें गैसीय ईंधन का तो इसमें सबसे पहले प्राकृतिक गैस है। प्राकृतिक गैस यह पेट्रोलियम धुआं से निकाला जाता है। तो पेट्रोलियम कुआं से निकलती है कौन सा, तो प्राकृतिक गैस। इसमें 95% हाइड्रोकार्बन होता है, जिसमें 80% मीथेन रहता है। तो मीथेन कितना कितना होता है प्राकृतिक गैस में, 80%। पेट्रोलियम कुआं से निकाला जाता है प्राकृतिक गैस, 95% हाइड्रोकार्बन होता है। घरों में प्रयुक्त होने वाली द्रवित जो है प्राकृतिक गैस, इसको एलपीजी कहते हैं। एलपीजी इसका फुल फॉर्म लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस हो जाएगा। और यह जो है प्रोपेन एवं ब्यूटेन का मिश्रण है। तो दोस्तों एलपीजी किसका मिश्रण है, यह प्रोपेन एवं ब्यूटेन का, जिसे उच्च ताप पर द्रवित कर सिलेंडर में भर लिया जाता है। एलपीजी अत्यधिक ज्वलनशील होती है।
तो दोस्तों एलपीजी क्या होता है, अत्यधिक ज्वलनशील होती है, अतः इससे होने वाली दुर्घटना से बचने के लिए इसमें सल्फर के यौगिक यानी मिथाइल मरकैप्टेन को मिला देते हैं, ताकि इसके रिसाव को इसकी गंध से पहचान लिया जाए। जीवाश्म ईंधनों में स्वच्छतम ईंधन जो है प्राकृतिक गैस ही है। तो दोस्तों जीवाश्म ईंधनों में स्वच्छतम ईंधन क्या है, तो यह प्राकृतिक गैस। अब है गोबर गैस यानी कि बायोगैस। तो गोबर गैस जो है गीले गोबर यानी पशुओं के मल के सड़ने पर ज्वलनशील मीथेन गैस बनती है, जो वायु की उपस्थिति में सुगमता से जलती है। गोबर गैस संयंत्र में शेष रहे पदार्थ का उपयोग कार्बनिक खाद के रूप में किया जाता है। अब है प्रोड्यूसर गैस। प्रोड्यूसर गैस जिसका संकेत हो जाएगा CO+N2। यह गैस लाल तप्त कोक पर वायु प्रभावित करके बनाई जाती है। इसमें मुक्त कार्बन मोनोऑक्साइड ईंधन काम करता है। प्रोड्यूसर गैस में जो काम करता है मुख्य रूप से कार्बन मोनोऑक्साइड ईंधन। इसमें 70% नाइट्रोजन, 25% कार्बन मोनोऑक्साइड, 4% कार्बन डाइऑक्साइड रहता है। इसका ऊष्मीय मान 1100 से लेकर के 1750 किलो कैलोरी पर केजी तक होता है। कार्बन एवं इस्पात उद्योग में इसका उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता है। अब है दोस्तों जल गैस, जिसको वाटर गैस कहते हैं, और इसका जो संकेत है CO+H2। तो जल गैस इसमें हाइड्रोजन 49%, तो हाइड्रोजन 49%, कार्बन मोनोऑक्साइड 45% और कार्बन डाइऑक्साइड 4.5% होता है। रक्त तप्त कार्बन पर जलवाष्प प्रभावित करने पर जल गैस प्राप्त होता है। जल गैस, और इसे जो है भाप अंगार गैस भी कहते हैं। तो दोस्तों जल गैस को और किस नाम से जानते हैं, भाप अंगार गैस के नाम से। इसका जो ऊष्मीय मान है 2500 से लेकर 2800 किलो कैलोरी पर केजी होता है। इसका उपयोग हाइड्रोजन एवं एल्कोहल के निर्माण में अपचायक के रूप में होता है। अब है दोस्तों कोल गैस। तो कोल गैस की हम बात करें तो यह जो है कोयले के भंजन आसवन से बनाया जाता है। कोल गैस कोयले के भंजक आसवन से बनाया जाता है। यह रंगहीन तीक्ष्ण गंध वाली गैस है। यह वायु के साथ विस्फोटक मिश्रण जो है बनाती है दोस्तों, और इसमें 54% H2, 35% CH4, 11% CO और 5% हाइड्रोकार्बन, 3% CO2 होता है। ईंधन का ऊष्मीय मान की जो कोटि है, ईंधन का ऊष्मीय मान उसकी कोटि का निर्धारण करता है। किसका, तो उसके कोटि का। अल्कोहल को जब पेट्रोल में मिलाया जाता है तो उसे पावर अल्कोहल कहते हैं, जो ऊर्जा का एक वैकल्पिक स्रोत है। द्रव हाइड्रोजन, और हम बात करें दोस्तों द्रव हाइड्रोजन एवं द्रव ऑक्सीजन के प्रयोग रॉकेट के ईंधन यानी कि नोदक के रूप में, रॉकेट में ईंधन के रूप में किसका प्रयोग करते हैं, तो द्रव हाइड्रोजन और द्रव ऑक्सीजन। प्रति ग्राम ईंधन द्वारा मोचित ऊर्जा की दृष्टि से हाइड्रोजन सर्वोत्तम ईंधन है। तो दोस्तों 10वां जो अध्याय यहाँ पर समाप्त होता है। अगर ये वीडियो पसंद है तो कृपया इसे लाइक करें, चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में वीडियो जरूर शेयर करें। थैंक यू। जय हिंद साथियों, इंडियन एजुकेशन स्टडी में आपका स्वागत। आइए हम दोस्तों जानते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन से केमिस्ट्री के 11वां अध्याय धातु के संबंध में। तो धातु के संबंध में हम जानेंगे। तो दोस्तों ऐसे तत्व हाइड्रोजन के अतिरिक्त यानी कि हाइड्रोजन को छोड़कर ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन का त्याग कर धनायन जो है प्रदान करते हैं उसे ही दोस्तों धातु कहते हैं। और धातुएं जो है सामान्यतः चमकदार, आघातवर्धन और तन्य होती है। धातुएं उष्मा और विद्युत का दोस्तों सुचालक होती है। धातुएं जो है उष्मा और विद्युत की क्या होता है, सुचालक होती है। चांदी विद्युत का सर्वश्रेष्ठ सुचालक। तो विद्युत का सर्वश्रेष्ठ सुचालक कौन सा हो जाएगा, चांदी। धातुओं में विद्युत चालकता घटते क्रम की अगर हम बात करें तो तांबा, चांदी, एल्युमिनियम, टंगस्टन। क्या होगा, चांदी, तांबा, एल्युमिनियम और फिर टंगस्टन। चांदी की उच्चतम जो ऊष्मीय चालकता और उच्चतम प्रकाश परावर्तन होता है। चांदी की उच्चतम ऊष्मीय चालकता और उच्चतम प्रकाश परावर्तन होता है। भार से भार आधार पर Ai की चालकता यानी कि एल्युमिनियम की चालकता है Cu से क्या होता है, कॉपर से दुगुनी होती है।
शीशा की ऊष्मीय और विद्युत चालकता सबसे कम। तो दोस्तों सबसे कम जो ऊष्मीय और विद्युत चालकता किसका, तो शीशा का हो जाएगा। धातुओं के ऑक्साइड की प्रकृति क्षारीय होती है। धातुओं के ऑक्साइड की प्रकृति क्या हो जाएगा, क्षारीय। कुछ अपवाद है जैसे कि क्रोमियम ऑक्साइड Cr2O3, इसकी प्रकृति अम्लीय होती है। तो क्रोमियम ऑक्साइड की प्रकृति क्या हो जाएगा, अम्लीय, और इसका संकेत हो जाएगा, रासायनिक जो संकेत है Cr2O3। Al, Zn, Pb के ऑक्साइड उभयधर्मी होते हैं। धातुएं प्रायः तनु अम्लों से हाइड्रोजन विस्थापित करती है। तांबा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करती। सबसे हल्की धातु लिथियम हो जाएगा दोस्तों। तो सबसे हल्की धातु कौन हो जाएगा, लिथियम। सबसे भारी धातु ओस्मियम। सबसे कठोर धातु क्रोमियम हो जाएगा। अब है दोस्तों धातुओं की प्राप्ति। तो धातुओं जो प्राप्ति है, पृथ्वी के भूप्रपटी धातुओं का मुख्य है स्रोत। भूप्रपटी में मिलने वाली धातुओं में एल्युमिनियम 7%। तो पृथ्वी के भूपट्टी में सबसे अधिक मात्रा में एल्युमिनियम 7%, दूसरा सर्वाधिक लोहा जो कि 4% पाया जाता है, फिर कैल्शियम 3%, यानी कि पहला, प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान रखता है। तो पृथ्वी के भूपट्टी पर जो धातुओं का क्रम है, एल्युमिनियम जो कि 7%, लोहा 4% और कैल्शियम 3%। खनिज की अगर हम बात करें, भूप्रपटी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्व या यौगिक को ही क्या खनिज कहते हैं, अयस्क। तो अयस्क जो है वे खनिज जिनसे धातुओं को सुगमतापूर्वक तथा लाभकारी रूप में निष्कर्षित किया जा सकता है, उसको ही दोस्तों अयस्क कहते हैं। अयस्क की हम बात करें तो अयस्क का सांद्रण, फिर जो है इसका हो जाएगा उच्च अभिक्रियाएं धातु, मध्यम अभिक्रियाशील धातु, और फिर निम्न अभिक्रियाशील धातु। उच्च अभिक्रियाशील धातु की जो हो जाएगा गलित धातु का विद्युत अपघटन और फिर शुद्ध धातु। मध्यम अभिक्रियाशील धातु का हो जाएगा कार्बोनेट अयस्क और फिर सल्फाइड अयस्क। कार्बोनेट अयस्क जो है निस्तापन हो जाएगा, और फिर सल्फाइड अयस्क भर्जन, और दोनों से मिला क्या होता है धातु के ऑक्साइड, फिर धातु का अपघटन, फिर धातु का शोधन। और धातुएं को जो निम्न अभिक्रियाशील धातु में सल्फाइड अयस्क, फिर भर्जन, धातु और परिसंकरण। ये जो है अयस्क से धातु के निष्कर्षण की जो है चरण की यह व्याख्या था। धातु और इसके निष्कर्षण की विधि, तो Na, Ca, Mg और Al, ये सब का जो निष्कर्षण है विद्युत अपघटन विधि से करते हैं। Zn, Fe, Pb और Cu, ये सब का निष्कर्षण दोस्तों कार्बन के उपयोग के अपचयन विधि से करते हैं। Ag और Au, इसका जो प्राकृतिक अवस्था के उपस्थिति के आधार पर करते हैं। अब है दोस्तों धातु कर्म। तो अयस्कों से धातुओं के निष्कर्षण तथा परिसंस्करण में सम्मिलित विभिन्न जो है प्रक्रमों को क्या धातु क्रम कहते हैं। गैंग की हम बात करें तो अयस्कों में मिले अशुद्ध पदार्थ को ही गैंग कहते हैं। अब है दोस्तों फ्लक्स जो है अयस्क में मिले गैंग यानी कि अशुद्धि, यानी कि अयस्क में मिले अशुद्धि या गैंग को हटाकर बाहर से मिलाए गए पदार्थ को ही क्या फ्लक्स कहते हैं। धातुमल की हम बात करें तो गैंग एवं फ्लक्स के मिलने से बने जो पदार्थ है उसको क्या कहते हैं, धातुमल कहते हैं। अब है निस्तापन की अगर हम बात करें दोस्तों, तो निस्तापन जो है इस प्रक्रिया में धातु के अयस्क को उसके द्रवणांक से नीचे के ताप पर गर्म करते हैं ताकि अयस्क में मिले वाष्पशील अशुद्धियां दूर हो जाए। अब है भर्जन। तो हम भर्जन की हम बात करें दोस्तों, तो इस प्रक्रिया में धातु के अयस्क को गर्म हवा की उपस्थिति में उसके द्रवणांक से नीचे के ताप पर गर्म करते हैं ताकि इसमें मिले अशुद्धियां ऑक्सीकृत हो जाए। अब है स्मेल्टिंग। तो स्मेल्टिंग जो है इस प्रक्रिया में धातु कोक एवं फ्लस्क की उपस्थिति में उसके द्रवणांक से ऊपर के ताप पर गर्म करते हैं जिससे शुद्ध धातु प्राप्त होती है। सक्रियता श्रेणी। तो सक्रियता जो श्रेणी है दोस्तों, सक्रियता श्रेणी वह सूची है जिसमें धातुओं की क्रियाशीलता को अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। फिर कार्बोनेट अयस्क को निस्तापन द्वारा धातु ऑक्साइड में परिवर्तित किया जाता है, और सल्फाइड अयस्क को भर्जन द्वारा धातु ऑक्साइड में परिवर्तित किया जाता है।
धातु ऑक्साइडों को कार्बन, एल्यूमिनियम और विद्युत अपघटनी अपचयन द्वारा धातु में उपचयित किया जाता है। सोडियम पोटेशियम कैल्शियम धातु को उनके गलित क्लोराइडों के विद्युत अपघटन द्वारा निष्कासित किया जाता है, जबकि एल्यूमिनियम धातु को उसके गलित ऑक्साइड के विद्युत अपघटन द्वारा निष्कासित करते हैं। अपघटन द्वारा गलित लवणों के विद्युत अपघटन के दौरान शुद्ध धातु कैथोड पर निक्षेपित होती है। अब है दोस्तों सक्रियता यानी कि श्रेणी और धातु के सापेक्ष अभिक्रियाशीलताएं। तो सबसे अधिक अभिक्रियाशीलता किसका हो जाएगा? यह हो जाएगा पोटेशियम, जिसका संकेत के हो जाता है। तो सबसे अधिक अभिक्रियाशीलता क्या हो जाएगा? पोटेशियम, जिसका संकेत के है। उसके बाद सोडियम Na, फिर कैल्शियम का जो है अभिक्रियाशीलता होगा, जिसका संकेत Ca, फिर मैग्नीशियम Mg, एल्युमिनियम Al, उसके बाद फिर जस्ता Zn और फिर लोहा Fe। तो इस प्रकार घटती अभिक्रियाशीलता के अनुसार दिया गया है। तो उसके बाद फिर सीसा हो जाएगा Pb, फिर हाइड्रोजन H और तांबा Cu, फिर पाराक हो जाएगा और फिर चांदी Ag और सोना Au। तो सबसे कम जो अभिक्रियाशील हो जाएगा दोस्तों, सबसे कम अभिक्रियाशील वो हो जाएगा सोना का। तो धातुओं में सबसे कम अभिक्रियाशील किसका हो जाएगा? सोना का, और सबसे अधिक पोटेशियम, जिसका संकेत के था, हालांकि सोना का संकेत Au है। पोटेशियम की खोज की हम बात करें दोस्तों, तो हम्फ्री डेवी ने किया था। तो पोटेशियम की खोज किसने किया था? हम्फ्री डेवी ने किया था पोटेशियम की खोज। अब है संक्षारण। अगर हम बात करें संक्षारण की, तो धातुओं को उनकी सतह पर वायु एवं आर्द्रता के प्रभाव द्वारा नष्ट होना संक्षारण कहलाता है। लोहे में जंग लगना, तांबे की सतह पर हरे रंग की परत चढ़ना और चांदी की वस्तुओं का काला हो जाना ही संक्षारण कहलाता है दोस्तों। प्रमुख धातु और उनके अयस्क का जो लिस्ट दिया हुआ है, जैसे कि पहला है सोडियम। तो सोडियम का जिसका संकेत Na हो जाएगा। सोडियम का जो अयस्क हो जाएगा, इसका अयस्क है सोडियम का चीली साल्टपीटर, जिसका सूत्र हो जाएगा NaNO3। और बोरेक्स का जो है संकेत हो जाएगा Na2CO3 2NaHCO3 फिर 3H2O। ये जो है ट्रोना का हो जाएगा दोस्तों। और बोरेक्स का हो जाएगा Na2B4O7 10H2O और साधारण नमक का NaCl। ये सभी का सभी जो है सोडियम का अयस्क था। अब है दोस्तों एल्युमिनियम का अयस्क। एल्युमिनियम जिसका संकेत Al है, और एल्युमिनियम का जो अयस्क है बॉक्साइट हो जाएगा, कोरंडम हो जाएगा, और बोरेक्स, कोरंडम, फेल्सपार और फिर क्रायोलाइट और एलुनाइट और काओलिन हो जाएगा। ये सब एल्युमिनियम यानी Al का क्या है? अयस्क है। तो बॉक्साइट का सूत्र हो जाएगा Al2O3 2H2। कोरंडम का सूत्र हो जाएगा Al2O3 और फेल्सपार का जो सूत्र हो जाएगा KAlSi3O3। क्रायोलाइट का सूत्र हो जाएगा दोस्तों Na3AiF6। एल्यूनाइट का जो सूत्र हो जाएगा K2SO4 Al2SO4 हॉल 3 4AlOH3। काओलिन जो है काओलिन, इसका जो सूत्र हो जाएगा 3Al2O3 6SiO2 2H2। पोटेशियम की हम बात करें दोस्तों, तो पोटेशियम का संकेत है के, और इसका जो अयस्क पोटेशियम का दो अयस्क है, नाइटर और कार्नेलाइट। तो नाइटर का संकेत हो जाएगा KNO3, नाइटर का संकेत KNO3, और कार्नेलाइट का संकेत KCl MgCl2 6H2O। अब है दोस्तों मैग्नीशियम जिसका संकेत Mg है। तो मैग्नीशियम का जो अयस्क है मैग्नेसाइट, डोलोमाइट, इप्सम लवण और किसेराइट और फिर कार्नेलाइट। तो मैग्नेसाइट का संकेत MgCO3, फिर डोलोमाइट का जो हो जाएगा सूत्र MgCO3 CaCO3। इप्सम लवण का हो जाएगा Mg
SO4 7H2O। और कीसेराइट का हो जाएगा MgSO4 H2O। फिर कार्नेलाइट का हो जाएगा दोस्तों KCl MgCl 2 6H2। कैल्शियम, और हम बात करें कैल्शियम के सूत्र का दोस्तों, तो कैल्शियम का जो सूत्र है Ca हो जाएगा। कैल्शियम का जो अयस्क हो जाएगा डोलामाइट, डोलामाइट, कैल्साइट, जिप्सम, फ्लोरोस्पार, और फिर कैल्शियम मैग्नीशियम, फिर सिलिकेट या एस्बेस्टस। तो डोलामाइट जो हो जाएगा दोस्तों, डोलामाइट का जो संकेत है CaCO3 MgCO3। केसलाइट का संकेत है CaCO3 और जिप्सम का CaSO4 2H2, जिप्सम का CaSO4 2H2। कैल्शियम मैग्नीशियम जो है CaSiO3 MgSiO2 है। अब दोस्तों है एस्ट्रोनशियम, एस्ट्रांशियम जिसका संकेत Sr है, और इसका अयस्क की हम बात करें तो एस्ट्रांशियनाइट हो जाएगा, और फिर सिलेस्टाइन। एस्ट्रांशियनाइट का जो सूत्र हो जाएगा SrCO3, और रिलेस्टाइन का हो जाएगा संकेत, इसका सूत्र SrSO4। अब है तांबा, तांबा इसका सूत्र है Cu यानी संकेत Cu, इसका जो हो जाएगा अयस्क क्यूप्राइट, कॉपर ग्लास, और फिर कॉपर पायराइट। कॉपर पायराइट का जो है सूत्र दोस्तों CuFeS2 हो जाएगा, और कॉपर ग्लास का Cu2S, और फिर क्यूप्राइट का Cu2O हो जाएगा। जैसे अब दोस्तों नेक्स्ट है सिल्वर, सिल्वर जिसका संकेत Ag हो जाएगा। सिल्वर का अयस्क है रूबी सिल्वर, पायरा गाइराइट, और फिर हॉर्न सिल्वर। तो सिल्वर जो है जिसमें कि रूबी सिल्वर इसका अयस्क है, तो रूबी सिल्वर का सूत्र हो जाएगा 3Ag2S Sb2 और S2। पायरा गाइराइट का दोस्तों हो जाएगा Ag3 SbS3, और हॉर्न सिल्वर का AgCl। नेक्स्ट है दोस्तों सोना, सोना की हम बात करें Au इसका संकेत हो जाएगा। काल्वीराइट और फिर सिल्वर नाइट जो इसका अयस्क हो जाएगा दोस्तों, और सोना का जो सूत्र हो जाएगा AuTe2, और सिल्वर नाइट का जो है AuTe हो जाएगा संकेत। बेरियम, बेरियम का अयस्क हो जाएगा दोस्तों बेराइट, बेराइट जिसका सूत्र है BaSO4। जिंक की हम बात करें जिंक Zn इसका सूत्र हो जाएगा, और इसका अयस्क हो जाएगा जिंक लेड, केलेमाइन और जिकाइट। जिंक ब्लेड जो है इसका संकेत Zns, केलेमाइन का संकेत ZnCO3, और जिंकाइट जो है ZnO। पारा, पारा जो है ना कि Hg इसका संकेत हो जाएगा, पारा का Hg। पारा का जो अयस्क है सिनेबार है जिसका सूत्र HgS हो जाएगा। टीन, टीन का संकेत Sn है, अयस्क हो जाएगा केसीटेराइट जिसका सूत्र SnO2 हो जाएगा। लेड का जो है Pb संकेत हो जाएगा, और अयस्क है गेलेना जिसका सूत्र है PbS। एंटीमनी, एंटीमनी संकेत Sb, और एस्टिबनाइट जो है इसका अयस्क हो जाएगा एंटीमनी का जिसका संकेत Sb2O3। कैडमियम, कैडमियम जो है Cd इसका संकेत हो जाएगा। कैडमियम का अयस्क है ग्रीनोकाइट, कैडमियम का अयस्क क्या हो जाएगा ग्रीनोकाइट, और CdS इसका संकेत हो जाएगा। बिस्मथ, बिस्मथ दोस्तों बिस्मुथाइट जो है इसका अयस्क हो जाएगा, हालांकि बिस्मथ का जो सूत्र है Bi, और Bi2O3। बिस्मुथाइट जो है इसका बिस्मथ का जो अयस्क है इसका सूत्र हो जाएगा। लोहा, लोहा का संकेत Fe हो जाएगा। लोहा का जो दोस्तों अयस्क है हेमाटाइट है, मैग्नेटाइट है, लिमोनाइट है, फिर सीडेराइट है, आयरन पायराइट है, और कैल्कोपायराइट। हेमाटाइट और मैग्नेटाइट का जो सूत्र यानी कि हेमाटाइट का सूत्र हो जाएगा Fe2O3, जबकि मैग्नेटाइट का हो जाएगा Fe3O4। लिमोनाइट का सूत्र हो जाएगा दोस्तों Fe2O3 3H2O। सीडेराइट का सूत्र क्या हो जाएगा FeCO3। आयरन पायराइट्स जो है FeS2, आयरन पायराइट्स FeS2। कैल्कोपायराइट का जो संकेत है CuFeS2। अब है दोस्तों कोबाल्ट, कोबाल्ट जिसका संकेत CO हो जाएगा, कोबाल्ट का संकेत, कोबाल्ट का संकेत CO। स्मेल्टाइट का जो है अयस्क हो जाएगा, और फिर इसका सूत्र CaAs2। निकेल जो है दोस्तों Ni, निकेल
का संकेत है Na, और निकेल का जो अयस्क है मिलेराइट अयस्क है, और इसका NiS जो है दोस्तों ये क्या है, सूत्र हो जाएगा। क्रोमियम, क्रोमियम Cr इसका संकेत है, क्रोमाइट जो है अयस्क हो जाएगा, और FeOCr2O3 इसका सूत्र संकेत हो जाएगा दोस्तों। मैग्नीज Mn इसका संकेत है, मैग्नीज का जो अयस्क है पायरोल्यूसाइट, और फिर सिलोमिलीन है। पायरोल्यूसाइट जो है MnO2 इसका सूत्र हो जाएगा, और सिलोमिलीन यानी कि मैग्नाइट जो है यह Mn2O3 2H2 हो जाएगा। यूरेनियम, यूरेनियम दोस्तों U इसका संकेत है, कार्नेटाइट और पिच ब्लेंड जो है इसका मुख्य अयस्क है, और फिर U3 और O8 जो है कार्नेलाइट और पिच ब्लेंड जो है सूत्र हो जाएगा। Hg इसको पारा का संकेत है दोस्तों। Hg गुर्दों को नष्ट कर देता है। Hg क्या है, गुर्दों को क्या करता है, नष्ट कर देता है। Pb गुदर, Pb जो है गुर्दों, जिगर, मस्तिष्क तथा केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। धातुओं से संबंधित कुछ विविध तथ्य दिया हुआ है। जैसे दोस्तों धातुओं का राजा सोना को कहते हैं, तो धातुओं का राजा किसे कहते हैं, सोना को धातुओं का राजा कहते हैं। पृथ्वी के केंद्रीय भाग कोर में सबसे अधिक निकेल पाया जाता है, दूसरे स्थान पर लोहा पाया जाता है। टंगस्टन का संकेत W, तो टंगस्टन का संकेत क्या है, W। हालांकि टंगस्टन का गलनांक 3500 डिग्री सेल्सियस होता है। भारत में टंगस्टन का उत्पादन सबसे अधिक देगाना के खान में होता है, जो कि राजस्थान में स्थित है। टंगस्टन तंतु के उपचयन को रोकने के लिए बिजली के बल्ब से हवा निकाल दी जाती है। जिरकोनियम जो धातु है, जिरकोनियम धातु ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन दोनों में जलते हैं दोस्तों। बेडिलेआइट जो है जिरकोनियम का क्या है, अयस्क। न्यूट्रॉनों को अवशोषित करने के गुण के कारण जिरकोनियम, कैडमियम और बोरोन का उपयोग नाभिकीय रिएक्टर में करते हैं। बेराइल जो है बेरिलियम धातु का अयस्क है, तो बेरिलियम धातु का अयस्क कौन हो जाएगा, बेराइल। बेरिलियम का अयस्क बेराइल। फ्रांसियम एक रेडियो सक्रिय द्रव धातु है, फ्रांसियम। और स्टेनस जो है सल्फाइड SnS2 इसको मोसाइक गोल्ड कहते हैं, और इसका प्रयोग पेंट के रूप में किया जाता है, टीन अपरूपता प्रदर्शित करता है। सोडियम धातु का संग्रह मिट्टी के तेल में करते हैं, तो सोडियम धातु का जो है प्रयोग किस में करते हैं, तो मिट्टी के तेल में। लोहे में जंग लगने के लिए वायु में ऑक्सीजन और नमी दोनों की आवश्यकता होती है दोस्तों। लोहे में जंग लगना रासायनिक परिवर्तन, तो लोहे में जंग लगना कैसा परिवर्तन, तो रासायनिक। उदाहरण है, जंग लगने से लोहा के भार बढ़ जाता है। जंग लगेगा तो लोहा के भार क्या होगा, बढ़ जाएगा। लोहे में जंग लगने में बना जो पदार्थ है फेरिक ऑक्साइड Fe2 O3X इसका संकेत हो जाएगा। जल के अणुओं की संख्या यहाँ X बतलाती है। जंग रहित लोहा बनाने की महत्वपूर्ण जो धातु है क्रोमियम। जंग रहित लोहा बनाने का महत्वपूर्ण धातु कौन सा हो जाएगा, क्रोमियम। पेंट करके, तेल लगाकर, ग्रीज लगाकर, यशद लेपन, क्रोमियम लेपन और एनोडीकरण या मिश्र धातु बनाकर लोहे को जंग लगने से बचाया जा सकता है। तो ये सारी जो विधि है लोहा को जंग लगने से बचाने का विधि है दोस्तों। यशद लेपन में क्या होता है, तो यशद लेपन की हम बात करें, लोहा व इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर जस्ते की पतली परत चढ़ाने की विधि को ही यशद लेपन कहते हैं। तांबा धातु में उपस्थित आर्द्र कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है, जिससे इसकी सतह से भूरे रंग की चमक धीरे धीरे खत्म हो जाती है तथा इस पर हरे रंग की परत चढ़ जाती है। यह हरा पदार्थ कॉपर कार्बोनेट होता है। तांबा का शत्रु तत्व गंधक, तो दोस्तों तांबा का शत्रु तत्व क्या है, गंधक है। शरीर में तांबा की मात्रा बढ़ने से विल्सन नामक रोग होता है। कैलोरीमीटर एवं त्वरित चालक तांबा का बना होता है, तो तांबा का बना होता है कैलोरीमीटर एवं त्वरित चालक। खुली वायु में कुछ दिन छोड़ देने पर सिल्वर की जो ऑक्साइड काली हो जाती है। सिल्वर का वायु में उपस्थित सल्फर के साथ अभिक्रिया कर सिल्वर सल्फाइड की परत बनाने के कारण ऐसा होता है। धातु प्रदूषक है कुछ, जैसे कि भारी धातु
कुछ भारी धातु जल में घुलकर उसे प्रदूषित करती है, जैसे कि कैडमियम Cd, लेड Pb और पारा Hg Cd, कैडमियम एवं Hg जो कि गुर्दे को नष्ट कर देता है, और Pb गुर्दा, जिगर, मस्तिष्क तथा केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। तो हम देख रहे थे धातु से संबंधित कुछ विविध तत्व। तो आइए जानते हैं धातु से संबंधित कुछ विविध तत्व। सोडियम का प्रयोग प्रावर्तक लैंप में किया जाता है। तो सोडियम का प्रयोग किस में करते हैं दोस्तों? प्रावर्तक लैंप में किया जाता है, जो सड़कों पर या पार्किंग में रोशनी के लिए लगाए जाते हैं। द्रवित सोडियम धातु का उपयोग द्रव सोडियम धातु का उपयोग नाभिकीय रिएक्टर में शीतलक के रूप में करते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण कास्टनर कैलनर विधि एवं सोडियम कार्बोनेट का निर्माण साल्वे विधि के अनुसार किया जाता है। सोडियम क्लोराइड का उपयोग सोडियम क्लोराइड का उपयोग परीक्षक के रूप में किया जाता है, और इसका मुख्य स्रोत समुद्री जल है, जिसमें लगभग 2.7 से लेकर 2.9% भारात्मक अनुसार लवण पाया जाता है। बिना बुझे चूना का रासायनिक नाम कैल्शियम ऑक्साइड। तो दोस्तों बिना बुझे चूना का जो रासायनिक नाम है क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड। शल्य क्रिया में पट्टियों के रूप में कैल्शियम सल्फेट का प्रयोग करते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस जिप्सम से बनता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है? जिप्सम। एस्बेस्टॉस कैल्शियम और मैग्नीशियम से बनती है। तो दोस्तों एस्बेस्टॉस किससे बनता है? कैल्शियम एवं मैग्नीशियम से। पुताई की गई दीवार कैल्शियम कार्बोनेट के बनने के कारण 3 से 4 दिनों में चमकदार दिखाई देती है। बेरियम हाइड्रोक्साइड को बेराइटा वाटर कहते हैं। बेरियम हाइड्रोक्साइड को क्या कहते हैं? बेराइटा वाटर। बेरियम सल्फेट की हम बात करें दोस्तों, तो बेरियम सल्फेट इसका उपयोग बेरियम मील के रूप में उदर के एक्सरे में करते हैं। आतिशबाजी के दौरान हरा रंग बेरियम की उपस्थिति के कारण होता है दोस्तों। तो आतिशबाजी के दौरान हरा रंग किसके कारण? बेरियम की उपस्थिति के कारण, जबकि लाल चटक रंग एस्ट्रोनशियम Sr की उपस्थिति के कारण उत्पन्न होता है। बेरियम नाइट्रेट जो चमकीले हरे रंग का प्रकाश उत्सर्जित करता है दोस्तों, इसका उपयोग सिग्नल प्रदीप्ति में किया जाता है। नेक्स्ट है सीजियम तथा पोटेशियम का प्रयोग प्रकाश विद्युत सेल में इलेक्ट्रोड के रूप में किया जाता है, क्योंकि दोस्तों प्रकाश अवशोषण के कारण ये इलेक्ट्रॉन का परित्याग करते हैं। अब है मैग्नीशियम और कैल्शियम की जैव महत्ता। तो दोस्तों एक वयस्क व्यक्ति में करीब 25 ग्राम मैग्नीशियम एवं 1200 ग्राम कैल्शियम होता है। तो एक वयस्क व्यक्ति में कितना ग्राम मैग्नीशियम होता है? 25 ग्राम। और कैल्शियम कितना ग्राम? 1200 ग्राम। जबकि लोहा मात्र 5 ग्राम। तो दोस्तों एक वयस्क व्यक्ति में लोहा की मात्रा मात्र 5 ग्राम होता है, जबकि तांबा दोस्तों मात्र 0.06 ग्राम होता है। और मानव शरीर में इनकी दैनिक आवश्यकता 200 से 300 mg अनुमानित की गई है। सोडियम एवं पोटेशियम की जैव उपयोगिता की हम बात करें दोस्तों, तो 70 kg के वजन वाले एक सामान्य व्यक्ति में लगभग 90 ग्राम सोडियम और फिर 170 ग्राम पोटेशियम होता है। सोडियम आयन शिरा संकेतों के संचरण के लिए दोस्तों क्या है? उत्तरदायी है। सोडियम आयन मुक्तः अंतराकाशीय द्रव में उपस्थित रक्त प्लाज्मा जो कि कोशिकाओं को घेरे रहता है उसमें पाया जाता है। कोशिक द्रव में पोटेशियम धनायन बहुतायत होते हैं दोस्तों, जहां ये एंजाइम को सक्रिय करते हैं तथा ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से एटीपी बनने में भाग लेता है। लिथियम सबसे हल्का धात्विक तत्व है। तो दोस्तों सबसे जो हल्का धात्विक तत्व है कौन हो जाएगा? लिथियम। हालांकि सबसे प्रबल अपचायक भी होता है। चांदी इसका संकेत Ag हो जाएगा। सोना इसका संकेत Au, तांबा संकेत Cu, प्लेटिनम इसका संकेत Pt है एवं बिस्मथ इसका संकेत Pi अपने कम अभिक्रियाशीलता का स्वतंत्र अवस्था में पाए जाते हैं। यानी कि चांदी, सोना, तांबा, प्लेटिनम, बिस्मथ ये सब जो है कम अभिक्रियाशीलता के कारण क्या होता है? स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। गोल्ड, प्लेटिनम, सिल्वर, मरकरी ये दोस्तों उत्कृष्ट धातु हैं। तो उत्कृष्ट धातु में कौन कौन हो जाएगा? गोल्ड, प्लेटिनम, सिल्वर तथा मरकरी।
धातुओं में दोस्तों सबसे अधिक आघातवर्धन सोना यानी कि Au जिसका संकेत है सोना हो जाएगा, और चांदी Ag का। धातु दो धातुओं में सबसे अधिक आघातवर्धन सोना और चांदी का हो जाएगा दोस्तों। पारा व लोहा विद्युत धारा के प्रवाह में अपेक्षाकृत अधिक प्रतिरोध उत्पन्न करते हैं। चांदी एवं तांबा विद्युत धारा का सर्वोत्तम चालक है। एल्यूमिनियम का सर्वप्रथम पृथ्वीकरण 1827 में हुआ था। कार्नोटाइट का जो रासायनिक नाम है दोस्तों, यह पोटेशियम यूरेनिल वैंडेट होता है। कैंसर रोग के इलाज में कोबाल्ट के समस्थानिक का और रेडियम के लवणों का उपयोग विकिरण चिकित्सा में होता है। सोडियम पेरोक्साइड का उपयोग पनडुब्बी जहाज तथा अस्पताल आदि की बंद हवाओं को शुद्ध करने में करते हैं। सोडियम पेरोक्साइड का प्रयोग। ग्रीनोकाइट जो है कैडमियम इसका का अयस्क है। ग्रीनोकाइट जो है कैडमियम का क्या है? अयस्क है। कैडमियम का उपयोग नाभिकीय रिएक्टरों में न्यूट्रॉन मंदक के रूप में, संग्राहक बैटरियों में व निम्न गलनांक की मिश्र धातु बनाने में होता है। एक्टिनाइट जो है रेडियो सक्रिय तत्व का समूह है। एक्टिनाइट विश्व प्रसिद्ध एफिल टावर का आधार स्टील और सीमेंट का बना होता है। तो विश्व प्रसिद्ध एफिल टावर का जो आधार है वह स्टील और सीमेंट का बना होता है। थूलियम जो है, थूलियम का संकेत Tm हो जाएगा। थूलियम का संकेत। रेडियम का निष्कर्षण पिच ब्लेंड से किया जाता है। तो रेडियम का निष्कर्षण किससे? पिच ब्लेंड से किया जाता है। मैडम क्यूरी ने पिच ब्लेंड से ही रेडियम का निष्कर्षण किया था दोस्तों। वायुयान के निर्माण में पैलेडियम, तो वायुयान के निर्माण में किसका प्रयोग करते हैं? पैलेडियम धातु का प्रयोग करते हैं वायुयान के निर्माण में। गैलियम धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। सेलिनियम धातु का उपयोग फोटो इलेक्ट्रिक सेल में होता है। और साइटोक्रोम में लोहा उपस्थित होता है। तो साइटोक्रोम में क्या होता है? लोहा उपस्थित होता है। जियोलाइट, अगर हम बात करें जियोलाइट, तो जियोलाइट का प्रयोग जल को मृदु बनाने में करते हैं। टीन अपरूपता प्रदर्शित करता है। टीन क्या प्रदर्शित करेगा दोस्तों? अपरूपता। अधिकांश जो है संक्रमण धातु और उनके यौगिक रंगीन होते हैं। सबसे भारी धातु ओस्मियम, तो दोस्तों सबसे भारी धातु क्या हो जाएगा? ओस्मियम। कठोर धातु क्रोमियम और सबसे मजबूत जो धातु है टंगस्टन हो जाएगा। पोटेशियम कार्बोनेट, इसका सूत्र हो जाएगा K2CO3, इसको पर्ल एस कहते हैं। तो पोटेशियम कार्बोनेट को क्या कहते हैं? पर्ल एस। नाइक्रोम निकेल, क्रोमियम और आयरन का मिश्र धातु है दोस्तों। विद्युत हीटर की जो कुंडली नाइक्रोम की ही बनी होती है दोस्तों। तो विद्युत हीटर की कुंडली नाइक्रोम की बनी होती है। क्रोमिक अम्ल का रासायनिक नाम क्रोमियम ट्राइऑक्साइड। ब्रिटेनिया धातु एंटीमनी Sb, तांबा एवं टीन Sn की मिश्र धातु। बारूद जो दोस्तों, बारूद 75% पोटेशियम नाइट्रेट, बारूद में 75% पोटेशियम नाइट्रेट, 10% गंधक और 15% चारकोल एवं अन्य पदार्थों का मिश्रण होता है। बेबिट धातु में 89% टीन और 9% एंटीमनी और 2% तांबा होता है। समूह 1 के तत्व क्षार धातु में कहलाता है। तो दोस्तों क्षार धातु किसको कहते हैं? तो समूह 1 के तत्व को जो है क्षार धातु कहते हैं एवं इसके हाइड्रा ऑक्साइड क्षारीय होते हैं, जबकि समूह 2 के तत्व क्षारीय मृदा धातु में कहलाते हैं। टाइटेनियम को रणनीति धातु कहते हैं। तो दोस्तों रणनीति धातु किसे कहते हैं? टाइटेनियम को कहते हैं रणनीति धातु, और इसका उपयोग रक्षा उत्पादन में करते हैं। यह इस्पात के बराबर मजबूत, टाइटेनियम जो है इस्पात के बराबर मजबूत, लेकिन भार में उसका आधा गुण वाला होता है। वायुयान के फ्रेम और इंजन बनाने में नाभिकीय रिएक्टर में टाइटेनियम का प्रयोग करते हैं। फ्लैश बल्ब में नाइट्रोजन गैस के वायुमंडल में मैग्नीशियम का तार रहता है। फ्लैश बल्बों में नाइट्रोजन गैस के वायुमंडल में क्या होता है? मैग्नीशियम के तार रहता है। एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड कपड़ों को आदाय बनाने तथा जलरोधी कपड़े तैयार करने में इसका उपयोग किया जाता है। कैल्शियम कार्बाइड पर जल की प्रतिक्रिया से एसिटिलीन गैस उत्पन्न होता है। पिटवा लोहा में कार्बन की मात्रा सबसे कम, तो दोस्तों पिटवा लोहा में क्या होता है? कार्बन की मात्रा सबसे कम, इनकी मात्रा 0.12 से लेकर 0.25% तक रहती है, अतः यह अपेक्षाकृत शुद्ध होता है।
आयरन ऑक्साइड यानी आयरन 3 ऑक्साइड Fe2O3 के साथ एल्युमिनियम की अभिक्रिया का उपयोग रेल की पटरी एवं मशीनी पुर्जों की दीवारों को जोड़ने के लिए किया जाता है। इस अभिक्रिया को थर्मिट अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? तो थर्मिट अभिक्रिया। शरीर में लोहे की कमी से एनीमिया। दोस्तों, शरीर में लोहे की कमी से क्या हो जाएगा? एनीमिया। और लोहा की अधिकता से लोहमयता रोग हो जाता है। अफ्रीका के आदिवासी जाति है दोस्तों बांटू। इसमें लोहमयता रोग जो है यानी कि सिडेरेसिस रोग पाया जाता है। ऐसा इसमें लोहे के बर्तन में बियर पी जो है सेवन यानी बियर पीने के कारण होता है। कैल्शियम फॉस्फेट मानव हड्डी में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। तो मनुष्य के हड्डी में टीन की अधिक मात्रा युक्त कांसा को श्वेत कांसा कहते हैं। तो श्वेत कांसा किसे कहते हैं? टीन की अधिक मात्रा युक्त कांसा को ही श्वेत कांसा कहते हैं। जिंक फॉस्फाइड का उपयोग चूहा विष के रूप में करते हैं दोस्तों। तो जिंक फॉस्फाइड का उपयोग चूहा विष में, लकड़ी के वस्तुओं को कीड़ा से बचाने के लिए उस पर जिंक क्लोराइड का लेपन करते हैं। जिंक ऑक्साइड जस्ते का फूल कहते हैं। तो जिंक ऑक्साइड को दोस्तों क्या कहते हैं? जस्ते का फूल कहते हैं। इसका व्हाइट अथवा चाइनीज व्हाइट के नाम से सफेद पेंटों में प्रयोग किया जाता है और इसका उपयोग मरहम तथा चेहरे के क्रीम बनाने में किया जाता है। सिल्वर क्लोराइड AgCl सिल्वर क्लोराइड AgCl इसको हॉर्न सिल्वर कहा जाता है और दोस्तों इसका उपयोग फोटोक्रोमेटिक कांच बनाने में करते हैं। सिल्वर आयोडाइड। तो दोस्तों सिल्वर आयोडाइड का उपयोग कृत्रिम वर्षा कराने में करते हैं। सिल्वर नाइट्रेट जिसका सूत्र हो जाएगा दोस्तों AN सिल्वर नाइट्रेट की सूत्र हो जाएगा AgNO3। सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 इसका प्रयोग निशान लगाने वाली स्याही बनाने में किया जाता है। मतदान के समय मतदाताओं की अंगुलियों पर एक निशान लगाया जाता है। तो ये जो निशान होता है यह सिल्वर नाइट्रेट का ही होता है, जिसका सूत्र AgNO3 हो जाएगा। सूर्य के प्रकाश में अवघटित हो जाने के कारण इसे रंगीन बोतल में भरते हैं। तो दोस्तों सिल्वर नाइट्रेट को किस में भरते हैं? तो रंगीन बोतलों में भरते हैं। सिल्वर ब्रोमाइड इसका उपयोग फोटोग्राफी में। तो सिल्वर ब्रोमाइड इसका सूत्र AgBr हो जाएगा। चांदी के चम्मच से अंडे खाना वर्जित है दोस्तों। चांदी के चम्मच की हम बात करें तो इससे जो है अंडा खाना क्या वर्जित है, क्योंकि चांदी अंडे में उपस्थित गंधक से प्रतिक्रिया कर काले रंग का सिल्वर सल्फाइड यानी Ag2S बनाती है, जिससे चम्मच नष्ट हो जाता है दोस्तों। सोना को कठोर बनाने के लिए उसमें तांबा या चांदी मिलाते हैं। तो दोस्तों सोना को कठोर बनाने के लिए क्या मिलाते हैं? उसमें तांबा या चांदी मिलाते हैं। शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है। तो शुद्ध सोना कितना कैरेट का? 24 कैरेट का होता है। आभूषण बनाने के लिए उसमें 22 कैरेट सोना का उपयोग करते हैं दोस्तों। आयरन पायराइड्स यानी FeS2 इसको झूठा सोना या बेवकूफ़ों का सोना कहते हैं। स्वर्ण लेपन में पोटेशियम ऑरीसाइनाइड का प्रयोग करते हैं। तो स्वर्ण लेपन में पोटेशियम ऑरीसाइनाइड का प्रयोग जो विद्युत अपघटन के रूप में करते हैं। ऑरिक क्लोराइड यानी कि दोस्तों ऑरिक क्लोराइड का उपयोग ऑरिक क्लोराइड का उपयोग सर्प विषरोधी सुई बनाने में करते हैं दोस्तों। प्लेटिनम को सफेद सोना कहते हैं। तो प्लेटिनम को क्या कहते हैं? सफेद सोना। पारा को क्विक सिल्वर कहते हैं दोस्तों। पारा को क्या कहते हैं? क्विक सिल्वर कहते हैं। और इसका उपयोग मुख्य रूप से इसका जो निष्कर्षण जो है श्रीनिवास से करते हैं। तो पारा को क्विक सिल्वर कहते हैं और इसका निष्कर्षण श्रीनिवास से किया जाता है। पारा को लोहा पात्र में रखा जाता है क्योंकि यह लोहे के साथ अमलगम नहीं बनाता दोस्तों। ट्यूब लाइट में सामान्यतः पारा का वाष्प और आर्गन गैस भरी होती है। शीशा सबसे अस्थायी तत्व। शीशा क्या है? सबसे अस्थायी तत्व है। इसका उपयोग कागज पर लिखने में करते हैं। लेड आर्सेनिक नामक मिश्र धातु का उपयोग गोली बनाने में होता है। कार्बन शीशा का उपयोग कृत्रिम अंगों के निर्माण में करते हैं। लेड ऑक्साइड को लिथार्ज कहते हैं। तो लेड ऑक्साइड को क्या कहते हैं? लिथार्ज कहते हैं, जो एक उभयधर्मी ऑक्साइड है और इसका उपयोग रबर उद्योग में, स्टोरेज बैटरी के निर्माण में और फ्लिंट कांच बनाने में होता है। बेसिक लेड कार्बोनेट को व्हाइट लेड कहते हैं। बेसिक लेड कार्बोनेट को व्हाइट लेड कहा जाता है और इसे सफेदा के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। लेड टेट्रा इथाइल का उपयोग अपस्फोटन रोकने में किया जाता है।
लेड पाइप पीने के जल को ले जाने के लिए उपयुक्त नहीं होते। लेड जो है ना, शीशा जो है, पाइप पीने के जल को ले जाने के लिए उपयुक्त नहीं होता है, क्योंकि यह वायु मिश्रित जल के साथ घुलकर विषैले लेड हाइड्रोक्साइड उत्पन्न कर देता है। विद्युत उपकरणों में प्रयुक्त होने वाला फ्यूज जो है तार है, लेड और टीन, यानी शीशा और टीन का मिश्र धातु होता है दोस्तों। यूरेनियम को आशा धातु कहते हैं। तो दोस्तों यूरेनियम को क्या कहते हैं? आशा धातु कहते हैं। भारत में यूरेनियम का सर्वाधिक जो उत्पादन झारखंड में होता है। यूरेनियम के समस्थानिक यू 92 और 238 रेडियो सक्रियता तत्व यह प्रदर्शित नहीं करता है। यूरेनियम कार्बाइड का उपयोग हैवर विधि में अमोनिया के उत्पादन में उत्प्रेरक के रूप में किया जाता है। यूरेनियम का उपयोग परमाणु ऊर्जा के उत्पादन में भी होता है दोस्तों। यूरेनियम के नाइट्रेट एवं एसीटेट का उपयोग फोटोग्राफी में होता है। यूरेनियम धातु का निष्कर्षण मुख्यतः उसमें अयस्क पिच ब्लेंड से किया जाता है। तो यूरेनियम धातु का निष्कर्षण पिच ब्लेंड से किया जाता है। प्लूटोनियम एक भारी रेडियो सक्रिय धातु है दोस्तों। प्लूटोनियम क्या है? तो एक भारी रेडियो सक्रिय धातु है। यह एक्टिनाइड श्रेणी का सदस्य है प्लूटोनियम, और इसका उपयोग परमाणु बम बनाने में होता है। नागासाकी पर गिराए गए परमाणु बम इसी से बने होते हैं दोस्तों, बने हुए थे। हरा कशिश फेरस सल्फेट FeSO4 7H2O को कहते हैं हरा कशिश, और इसे रोमन विट्रॉल भी कहते हैं दोस्तों। उजला जो थोथा हो जाएगा, इसे दोस्तों जिंक सल्फेट यानी ZnSO4 7H2O कहते हैं उजला थोथा को। नीला थोथा की हम बात करें, नीला थोथा इसे कॉपर सल्फेट जिसका सूत्र है CuSO4 5H2O कहते हैं, इसे तूतिया भी कहते हैं। लाल थोथा की हम बात करें दोस्तों, लाल थोथा कोबाल्ट सल्फेट को कहते हैं, जिसका सूत्र है CaSO4 7H2O। जिंक फॉस्फाइड, तो दोस्तों जिंक फॉस्फाइड का उपयोग कृतकनाशी यानी चूहा मारने वाला दवा के रूप में करते हैं। जिंक फॉस्फेट इसे रंगने के काम आने वाले तीखा पदार्थ है जिंक फॉस्फेट। जिंक कार्बोनेट और जलीय जिंक सिलिकेट के प्राकृतिक अभिमिश्रण खनिज का सामान्य नाम कैलामाइन है दोस्तों। मैग्नीशियम कार्बोनेट किसी भी टूथपेस्ट का मुख्य घटक, यानी कि टूथपेस्ट जो होता है इसका मुख्य घटक क्या है? तो मैग्नीशियम कार्बोनेट। धात्विक बेरिलियम इसका उपयोग एक्स किरण नली में वातायन के लिए किया जाता है। मैग्नीशियम जो है चूर्ण एवं फीता, इसका उपयोग दोस्तों चमकीले पाउडर तथा बल्ब, ताप दीप्ति बम और संकेतों में किया जाता है। कैल्शियम का उपयोग दोस्तों ऑक्साइडों से उन धातुओं के निष्कर्षण में होता है जिन्हें कार्बन द्वारा अपचयित करना संभव नहीं है। कैल्शियम और बेरियम का उपयोग निर्वात नली से वायु निष्कासन करने में किया जाता है, क्योंकि कैल्शियम एवं बेरियम उच्च ताप पर ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन से अभिक्रिया करते हैं। क्विकसिल्वर पारा Hg को कहा जाता है। यह सदा किसी भी अमलगम का एक घटक होता है। मोनाजाइट बालू में थोरियम पाया जाता है। तो दोस्तों मोनाजाइट बालू में क्या पाया जाता है? थोरियम पाया जाता है। मोबाइल फोन बैटरी में मुख्यतः लिथियम धातु का प्रयोग करते हैं। तो मोबाइल फोन बैटरी में किसका प्रयोग? लिथियम धातु का प्रयोग करेंगे। प्याज लहसुन में गंध पोटेशियम की उपस्थिति कारण, तो प्याज लहसुन में गंध किसके कारण होता है दोस्तों? पोटेशियम की उपस्थिति कारण होता है। पोटेशियम ब्रोमाइड का उपयोग फोटोग्राफी में, तो पोटेशियम ब्रोमाइड का प्रयोग फोटोग्राफी में। मोनोपोटेशियम टार्ट्रेट का प्रयोग बेकरी में करते हैं, और फिर पोटेशियम सल्फेट का प्रयोग उर्वरक के रूप में, और पोटेशियम नाइट्रेट का प्रयोग बारूद बनाने में। तो बारूद बनाने में पोटेशियम नाइट्रेट का प्रयोग करते हैं। मोती का रासायनिक जो है संरचना है दोस्तों, मोती का रासायनिक संरचना वह है कैल्शियम कार्बोनेट। क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट। मानिक एवं नीलम एल्यूमिनियम का ऑक्साइड
Al2O3 है, लेकिन माणिक का लाल रंग क्रोमियम ऑक्साइड के कारण होता है। ऑडियो एवं वीडियो टेप पर आयरन ऑक्साइड का लेप रहता है। लेड पेंसिल में लेड का प्रतिशत 0 होता है। तो नाम तो है लेड पेंसिल, लेकिन इसमें लेड क्या होता है? 0% पाया जाता है। बोरेक्स, बोरेक्स या सुहागा का जो रासायनिक नाम सोडियम टेट्राबोरेट, तो क्या हो जाएगा? सोडियम टेट्राबोरेट, जिसका संकेत है Na2 बड़ी कोष्ठ B4O5 छोटी कोष्ठ OH होल 4 8 H2O फिर कोष्ठ बंद। और इसमें सूजन को कम करने वाले, कशीले, रोगाणुरोधी, बलगम निकालने वाले गुण पाए जाते हैं दोस्तों बोरेक्स में। प्लूटोनियम नामक तत्व का उपयोग पहले कृत्रिम रूप में उत्पादित किया गया। प्लूटोनियम नामक तत्व सबसे पहले कृत्रिम रूप से उत्पादित किया गया और इसकी खोज से संबंधित जो वैज्ञानिक है प्लूटोनियम से संबंधित जो वैज्ञानिक है ग्लेन टी सीबोर्ग हो जाएगा, आर्थर वाहल और जोसेफ डब्ल्यू कैनेडी एवं इडियन मैकमिलन हो जाएगा। कैल्शियम ऑक्साइड का प्रयोग शुष्क के रूप में होता है। तो कैल्शियम ऑक्साइड का प्रयोग शुष्क के रूप में होता है। परमाणुीय घड़ियों में एक टाइम कीपर के रूप में सीजियम का प्रयोग करते हैं। परमाणु घड़ी में किसका प्रयोग? तो सीजियम का प्रयोग करते हैं। एल्यूमिनियम उभयधर्मी ऑक्साइड बनाता है। तो उभयधर्मी ऑक्साइड बनाता है क्या? एल्यूमिनियम। तो दोस्तों 11वां जो अध्याय है यहाँ पर समाप्त होता है। अगर ये वीडियो पसंद आए कृपया इसे लाइक करें, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में वीडियो शेयर करें। थैंक यू।